रिकॉर्डिंग चालू करके यस बोलिए। हाँ सर, गुप्ता। रिकॉर्डिंग चालू है सर। ठीक। गुड मॉर्निंग पीसीएमएम साहब एंड हमारे सारे कलीग ऑफिसर्स और हमारे सारे कलीग स्टाफ। ये ट्रेनिंग पहले काफ़ी हम लोग कराए थे, लेकिन अब जो है आप लोग का एक्सपीरियंस 3-4 महीने का हो गया है, तो ये जो है एक तरह से आप रिफ्रेशर कोर्स समझिए कि इसमें जो है क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको बताया जाएगा। सबने काम चालू कर दिया ई ऑफिस में, तो ये ऑलमोस्ट सबको हैंड्स ऑन ई ऑफिस में हो गया है। लेकिन अभी भी हमने देखा कि जो फाइल जो पुटअप होता है वो काफी सलीके से नहीं होता है। पुराना जो मैनुअल सिस्टम में था उसमें काफी कुछ आप लोग ठीक ठाक फाइल मेंटेन करते थे, पुटअप करते थे। अभी ये दिक्कत हो रहा है, तो बेसिकली एक तरीके का इसमें हम बताएंगे कि आपको ई ऑफिस में फाइल जो है मेनली परचेज का और नॉन परचेज का फाइल जो है वो आपको कैसे डील करने का है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग बेसिकली ई ऑफिस में कितना काम करते हैं। तो ये देखो, ये स्क्रीन दिख रहा होगा। ये देखो, इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट जो है अगर आप देखिएगा तो 5-6 हजार फाइल सेक्शन में क्रिएट हो गया है, और काफी इसका रिसिप्ट भी आया है, डिस्पोजल भी हुआ है। परसेंटेज डिस्पोजल जो है ये थोड़ा सा आपका करीब 95%, 90% है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी का बात है, सारे लोग माइक ऑफ कर लो, अभी भी किसी का आता है। इसमें आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें दिखा रहा है कि एवरेज रिस्पांस टाइम जो है ये 8 दिन है, 7 दिन है, 12 दिन है, 9 दिन है, 13 दिन है। तो ये गड़बड़ है। ये आप जो है अपना फाइल को ऑन एवरेज 9 दिन 12 दिन आप नहीं रख सकते हैं। तो इसका दो कारण हो सकता है। ये जो आपका जो दिख रहा है एवरेज रिस्पांस टाइम, इसको आपको 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी सेक्शन का। किसी का माइक ऑन है गुप्ता, उसको बंद कर दीजिए, सारे को म्यूट कर दीजिए। तो ये जो है ये ठीक नहीं है, 8 दिन 7 दिन ये जो है ये ठीक नहीं है। इसका मेन रीजन है कि आप फाइल को पार्किंग नहीं करते हैं। जो फाइल जो है एक बार जो है आपका डिसाइड हो गया है उसको पार्किंग कीजिए। तो पहला काम है कि आप पार्किंग नहीं करेंगे तो आपका एवरेज रिस्पांस टाइम ये बढ़ा रहेगा। तो ये सारे डीलर जो हैं या सारे ऑफिसर जो हैं, जो फाइल पे जैसे डीपी एक्सटेंशन का फाइल था, आपका डीपी एक्सटेंशन हो गया, तो फिर आपको वो फाइल को ये कर देने का है, आपको उसको पार्क कर देने का। पार्किंग के बारे में ऑलरेडी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो अभी हम लोग एक बार उसको बताएंगे भी। तो ये जो है आपका एक पार्किंग करने का है। दूसरा रिपोर्ट है, ये देखिए करीब 3-4 दिन पहले का रिपोर्ट है। करीब हम लोग जो है 6000 फाइल अभी तक क्रिएट कर चुके हैं। मोस्टली परचेज का फाइल होगा, और करीब ये जो आपका फाइल रिसीव का जो ये करीब 40,000 के आसपास होगा। और ये जो है ये करीब 95% के आसपास जो है डिस्पोजल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका एवरेज रिस्पांस टाइम जो है ये 3 दिन आना चाहिए। ये जैसे 20 सेक्शन का ये 5 दिन आ रहा है, वहां पे अच्छा काम हो रहा है, जबकि इसका फाइल भी बहुत ज्यादा है और इसका रिसिप्ट भी ज्यादा है। मतलब ये सेक्शन काफी अच्छा काम कर रहा है अभी भी। 38 सेक्शन जो है इसका 7 दिन है, ये भी ठीक ठाक है। तो इसमें गड़बड़ जो है आपका 40 सेक्शन, ये 13 दिन का फाइल रखे हुए हैं, 12 दिन का 70 सेक्शन,
CMMG के पोर्शन का जो फाइल जो डीलिंग है, एक्सेप्ट ये वाला 20 सेक्शन, ये प्रॉपर नहीं है। तो इसको जितना भी है आप जो है ये पार्किंग करना सीखिए। जो अगर फाइल एक बार डिसाइड हो जाता है तो उसको पार्क कर दीजिए। तो एक ये है। दूसरा स्क्रीन आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। दूसरा स्क्रीन है ये ऑफिस, ये भी मैं शेयर करूंगा एक मिनट में। ये दिख रहा है, ये अभी मैं ई ऑफिस रिपोर्ट, ये सबको फाइल दिख रहा है गुप्ता? सर अभी शेयरिंग आ रहा है स्क्रीन पे, अभी दिख नहीं रहा है। अभी आया? नहीं सर अभी तक नहीं आया। ये नेटवर्क स्लो के चलते भी ऐसा हो सकता है। ये जो है मैं एक बार फिर शेयर करता हूँ, कभी कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है। तो इसको मैं स्क्रीन शेयर, और ये जो है आपका ये ऑफिस का, एक मिनट, ऑफिस रिपोर्ट। ক্যাপাসিটি ম্যাক্সিমাম একবার টয়লেটে গিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ঢোকা যাচ্ছে না, আর কিছু করা যাবে? किसी के साथ आप लोग को तो सब पता ही है। अभी ये दिखा स्क्रीन एक्सेल वाला? हाँ सर अभी दिख रहा है सर। तो इसमें देखो कि हम लोग जो है पूरे जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो है ये करीब करीब ये साउथ ईस्टर्न रेलवे स्टोर्स डिपार्टमेंट जो फाइल हैंडल करता है, और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑल यूनिट्स मिला करके फाइल हैंडल करता है। तो आप देखो इसमें 42 से 30% तक जो है हम लोग का कंट्रीब्यूशन है। ये 30% से ज्यादा फाइल केवल स्टोर डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर का डील करता है, जबकि यहाँ पे 10, 12, 15 यूनिट्स है। तो हमारा फाइल का डीलिंग सबसे ज्यादा है। और अगर आप देखिएगा कि एज ए परचेज डीलर जो है आपका मेन काम जो है 8 घंटा जो है वो फाइल डील करने का ही है। तो जब आप फाइल डील करते हैं तो आपका और कोई उस तरह का काम नहीं कि फिजिकली जाकर के कहीं इंस्पेक्ट करना है, कुछ करने का। तो 90%, 95% टाइम जो है आप फाइल ही डील करते हैं। तो आपका दो पर्पस है कि आप जब अगर प्रॉपरली फाइल डील कीजिएगा तो आपका जो है वर्क जो ये है 30% टाइम जो है आप बचा सकते हैं। 30 to 40% टाइम जो है आप जो है अपना बचा सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपरली डील कीजिएगा। दूसरा चीज है कि ये 30%, 40% टाइम आपका कम हो जाएगा। दूसरा चीज है कि अगर आप फाइल कोई ऑफिस में प्रॉपरली डील कीजिएगा तो इसका ट्रेसिंग बहुत इजी हो जाता है। इसके लिए आपको FNS सिस्टम दे दिया गया है। FNS सिस्टम आपको FNS सिस्टम दे दिया गया है। FNS के मुताबिक ही आपको अपना फाइल जो है उसको डील करने का और फाइल बनाने का है। अगर आप फाइल FNS के मुताबिक नहीं बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो है ट्रेसिंग जो है 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, मैं आपको क्लियर कट के बताता हूं कि रेलवे बोर्ड FNS इशू करेगा। क्योंकि अगर FNS अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप जो है फाइल को ट्रेस नहीं कर पाएंगे आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। आपको ट्रेसिंग जो 2 मिनट में होने का है उसके लिए आपको 2 घंटा लगेगा। तो आप जो है फाइल नेमिंग सिस्टम को फॉलो कीजिए, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप उसी के मुताबिक काम कीजिए। अदरवाइज आफ्टर 2 ईयर्स, आप जो है 5 साल में तो ज्यादा बोल रहा हूँ, आफ्टर 2 ईयर्स आप अपने फाइल को ढूंढ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे वो फाइल चला गया। बाकी डिपार्टमेंट इसको फॉलो नहीं कर रहा है, FNS बनाया नहीं है,
लेकिन हम लोगों ने एफएनएस बना करके आपको दे दिया है जिसमें कैसे आपको फाइल डील करने का है। तो ये दो चीज बता दिया कि हमारा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 30% है साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर में। तो जितना कमर्शियल डिपार्टमेंट डील करता है उसका 5 गुना फाइल हम लोग स्टोर्स में डील करते हैं। और 30 to 40% आप टाइम बचा सकते हो, कम कर सकते हो, और आपका डीलिंग काफी अच्छा हो जाएगा। और आपका ट्रेसिंग भी 2 साल के बाद जो है ओके रहेगा, अगर आप फाइल को प्रॉपर नेम नहीं देते हो। और मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। ये स्क्रीन को मैं बंद करता हूँ। ये स्क्रीन दिख रहा है एमजीएम रबर कंपनी वाला। हाँ सर दिख रहा है। तो अभी आपको मैं ये नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास जो आज के दिन में फाइल है, इसका बताइए। जैसे कि मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, आप ये बताइए मिस्टर गुप्ता, आप ही बताइए ये कैजुअल लीव रिकॉर्ड ये क्या चीज है? वीरेंद्र कुमार विवेक ने हमको भेजा है। ये कैजुअल लीव रिकॉर्ड क्या इससे समझ सकते हैं, इसमें क्या होगा? सर इसमें सीएल का सर रिकॉर्ड होगा सर। किसका रिकॉर्ड होगा? किसका सर, इस फाइल नेम से नहीं पता चलेगा। तो ये समझ में नहीं आता वीरेंद्र विवेक ने इस फाइल को हमारे पास ऐसे क्यों भेजा। अब मैं आपको सीओएस का वो दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, सीओएस के पास जो फाइल गया है पीसीएमएम साहब के पास। ये स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब ये बताइए कि ये किसका फाइल है, ये किसका फाइल है, ये किसने भेजा है? दिव्या मैडम। ये किसका फाइल है और इस फाइल में क्या होगा? दिव्या मैडम ने पीसीएमएम को फाइल भेज दिया लीव ऑल टाइप। अब पीसीएमएम साहब इसमें क्या पकड़ेंगे कि ये किसका लीव है, कौन लीव मांगा है, किस लिए लीव मांगा है। दैट इज वन थिंग। पीसीएमएम साहब को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका फाइल है। पीसीएमएम साहब टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसका फाइल है। दूसरा चीज है इसमें जो है, आफ्टर 2 ईयर अगर हम इस फाइल के बारे में जानना चाहेंगे कि मिस्टर, ये बेसिकली फाइल है इनके घोष का, जो हमारे डिप्टी हैं उनका ये जो है ये लीव का फाइल है। इसमें लिख दिया लीव ऑल टाइप करके लिख दिया। इसमें ये भी नहीं लिखा कि वो किसका फाइल है, क्या चीज का है, सीएल का है कि क्या है। 2 साल के बाद जब इनके घोष साहब रिटायर कर जाएंगे और कोई बोला कि उन्होंने क्या क्या लीव लिया है, ये भगवान भी नहीं बता पाएगा और खोज नहीं पाएगा कि ये जो है इनका फाइल छुट्टी वाला सब कहाँ चला गया। तो जब भी आप फाइल का नाम लिखते हैं आप पूरा फाइल लिखिए। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है, बहुत कॉमन चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं ऐसा बता रहा हूँ जो कि आपको समझ में नहीं आता है। ये देखो आप, जैसे कि आप मेरा फाइल देख लो। अब ये देखिए मेरा फाइल है, इसमें लिखा हुआ श्री विजय कुमार मुख्य सामग्री प्रबंधक यांत्रिक या आकस्मिक छुट्टियों का आवेदन एवं अनुमोदन, कैजुअल लीव एप्लीकेशन एंड सैंक्शन ऑफ श्री विजय कुमार। अगर 2 साल बाद में चला जाता हूँ, 3 साल बाद में चला जाता हूँ, तब भी सबको पता चल जाएगा कि जब विजय कुमार साहब यहाँ पे सीएमएम थे तो उनका ये लीव का रिकॉर्ड का फाइल है और इस टाइप का है। तो फाइल का नाम जो भी देने का है वो ढंग से देने का है। आप इस तरीके से फाइल का नाम नहीं दे सकते जिससे कि कुछ पता ही नहीं चले। ये मिस्टर खड़िया का लीव का रिकॉर्ड है। मिस्टर खड़िया ने ऐसे ही अपना कुछ लीव रिकॉर्ड बना दिया और उसको हमें भेज रहे हैं और पीसीएमएम को भेज रहे हैं। सो दिस इज वेरी बैड। इसको आपको सुधारने का है। कोई भी फाइल को पढ़ने से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज है। तो एक चीज पहले ये फाइल के बारे में हमने आपको बताया। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है इसी संदर्भ में, आप ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। ये देखो ये जो है ये क्या चीज का फाइल है, दिख रहा है तुमको गुप्ता? हाँ सर दिख रहा है। क्या चीज है बताओ? सर केबल सिग्नलिंग का टेंडर फाइल है सर।
टेंडर इसमें ओपनिंग डेट कहीं पे लिखा हुआ है? ओपनिंग डेट तो सर नहीं लिखा है सर में। हाँ, तो ये जितने भी डीलर है, जो भी फाइल है, इसमें जो है ये इसका कोडिफाइड है, लेकिन इसमें एक ओपनिंग डेट जो है यहाँ पे डाल लीजिए, केस, इसके बाद ओपन ऑन, तो उससे पता चल जाएगा कि ये कौन से पीरियड का ओपनिंग वाला फाइल है। इसमें एक ओपन ऑन नहीं लिखते हैं, तो इसको जो है आप ओपन ऑन वाला भी आप उसको लिखा कीजिए। बाकी सब जैसे आपका जो है ये इसका है आपका 25 सेशन का, इसमें भी ओपनिंग का नाम लिखा नहीं कि कौन सा तारीख ओपन हुआ है। तो ये ओपन जो है ये तो टेंडर फाइल आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन ओपनिंग जो है वो कुछ दिन बाद होगा आपका, मे बी आफ्टर मंथ और सो। तो उसको कैसे चेंज करते हैं आपको बता दिया। जैसे ये मेरा फाइल है, जो आदमी फाइल को क्रिएट करता है वो उसका नाम चेंज कर सकता है। जैसे ये फाइल हमने अपना छुट्टी का क्रिएट किया है, तो ये छुट्टी का फाइल हमने खोल लिया। यहाँ पे देखिए एक एडिट बटन है, ये दिख रहा है सबको गुप्ता? हाँ सर दिख रहा है। तो ये एडिट बटन पे आप इसको आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। तो इस पे जो है जैसे कैजुअली यहाँ पे आप जो है उसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे टेंडर फाइल है, उसको टेंडर फाइल को ओपन डाउन वो करके आप उसको जो है ओपन डाउन कर दीजिए, ताकि वो कंप्लीट फाइल हो जाएगा। जब केस जो है इसका ये बन जाता है। तो ये दो तीन चीज है जो कि आपको फाइल में प्रॉपर वे में रखने का है। उससे क्या है कि फाइल की ट्रेसेबिलिटी बढ़ जाएगी और काफी कुछ हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ कुछ पिकुलियर फाइल दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये देखिए हमने एक फाइल सर्च किया, ये जो है ये वाला, ये टीओसी का है। ये अभिजीत इस फाइल को बनाया है। अब ये देखिए इसमें यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक कम से कम 100 डॉक्यूमेंट हो गया है। एक परचेज फाइल है। तो आपका जो परचेज फाइल है, अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है। इसमें देखिए कुछ ड्राफ्ट भी लगा दिया है, यहाँ ड्राफ्ट ऑप्शन ए में, ड्राफ्ट ऑप्शन ए में, फिर जो है आपका करेंट पोजीशन स्लिप, इसमें कोई डेट नहीं लिखा है कौन से डेट का है। उसी तरह से बहुत सारा ड्राफ्ट लगा दिया, परचेज प्रपोजल, ड्राफ्ट परचेज प्रपोजल। तो ये आपको टीओसी में नहीं रखने का, इसको आप टीओसी में जितना भी ड्राफ्ट है उसको आप नहीं रखेंगे। नो ड्राफ्ट इन टीओसी, कोई भी आप ड्राफ्ट में नियम ये है, नो ड्राफ्ट इन टीओसी। टीओसी में कोई भी डीलर कोई भी ड्राफ्ट नहीं रखेगा। जो भी ड्राफ्ट रखने का है आपको नोटिंग साइड में अटैच कीजिए। ऑल ड्राफ्ट यहाँ पे आपको अटैच करने का है, जहां पे आप बना रहे हैं और ड्राफ्ट अटैच कीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई ड्राफ्ट टीओसी में नहीं रखने का, सारे ड्राफ्ट जो है नोटिंग साइड में अटैच कीजिए, जो आपका रेगुलर नेचर का है। जैसे आपका परचेज प्रपोजल का ड्राफ्ट है, आपका पीओ का ड्राफ्ट है, आपका एमए का ड्राफ्ट है, और कोई भी ड्राफ्ट है, ये जो ड्राफ्ट जितना भी है आप सब उसको आप नोटिंग साइड में रखो। क्योंकि अगर यहाँ पे क्लटरिंग कर दोगे, ये टीओसी में अगर क्लटरिंग कर दोगे, ये टीओसी में क्लटरिंग कर दोगे, तो ये हमको पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है कि कौन सा कागज कहाँ पे है। तो आप टीओसी में आप कोई ड्राफ्ट नहीं रखेंगे, जो भी ड्राफ्ट है यहाँ पे अटैच करेंगे। ड्राफ्ट कोई भी कागज जो है आप 3-4 जगह अटैच कर सकते हैं। एक तो आप टीओसी में अटैच करते हैं, ये सबको मालूम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अटैच का बटन है, सब लोग अटैच करके यहाँ पे टीओसी में ये करता है, आपका अटैच यहाँ कर सकता है। उसी तरीके से आप नोटिंग साइड में भी अटैच कर सकते हो, सब डीलर को मालूम है। तीसरा जो है, आप ड्राफ्ट में भी करके कोई डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो। चौथा चीज है कि आप लोकल रेफरेंस में भी आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पे भी आप जो है कोई भी फाइल को
लोकल रेफरेंस में अटैच कर सकते हो। फिर मैं एक बार क्लियर कर सकता हूँ, आप ई ऑफिस में बेसिकली 4 जगह ड्राफ्ट अटैच कर, कोई भी चीज अटैच कर सकते हैं, नॉट ड्राफ्ट। एक तो है आपका टीओसी में आप अटैच कर सकते हैं, सबको मालूम है। नोटिंग साइड में अटैच कर सकते हैं, ये भी सबको मालूम है। आपको ड्राफ्ट में अटैच कर सकते हैं लेटर लिखने के लिए, वो भी मालूम है। और चौथा चीज है लोकल रेफरेंस में। लोकल रेफरेंस मतलब जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा था कि 5% से 12% जो हम लोग एमए करेंगे, उसका एक पॉलिसी ऑर्डर है, उसको आप अटैच करना चाहते हैं, तो आप उसको जो है लोकल रेफरेंस में अटैच कर दीजिए, क्योंकि वो स्टैंडिंग ऑर्डर है। किसी को देखना है या उस टाइप का है तो नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितना भी आप टेंडर ओपन करते हैं जिसका कि कोई साहब बोलता है कि इसका अटैच डॉक्यूमेंट जो है इसमें अटैच कीजिए, तो आप इसको लोकल रेफरेंस में अटैच कर सकते हैं। लोकल रेफरेंस में अटैच करने का फायदा है कि अगर एक्सेल फाइल भी अटैच हो जाएगा, जबकि आपका टीओसी और नोटिंग साइड में केवल पीडीएफ फाइल अटैच होता है। ड्राफ्ट में भी आप वर्ड फाइल भी अटैच कर सकते हैं, आप एक्सेल फाइल भी अटैच कर सकते हैं। उसी तरह से लोकल रेफरेंस में भी आप वर्ड फाइल भी अटैच कर सकते हैं, एक्सेल फाइल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अटैच कर सकते हैं। लोकल रेफरेंस में अटैच करने से फायदा ये है कि आप जो है उस फाइल को फिर कॉपी करके कभी भी आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ डिप्टी लोग जो है अपना कुछ ड्राफ्ट बनाया, उसको हमारे पास भेज दिया कि इसको सर चेक करके करेक्ट करके आप बता दीजिए क्या करने का, माइनर करेक्शन है, तो मैं वहां से डाउनलोड करके उसमें जो भी कुछ करेक्शन होता है मैं कर देता हूँ, और फिर जो है लोकल रेफरेंस में अटैच कर देता हूँ, और उसमें मैं लिखता हूँ कि अप्रूव्ड बाय दिस थिंग सम लाइक कि पॉलिसी ऑर्डर ऑन एमएसएमई अप्रूव्ड बाय सीएमएम, तो उसका भी ये है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये जो है दो तीन जो है बड़ा कॉमन बात है, इसको हमने बता दिया। नाउ मैं आपको बताऊंगा कि नोटिंग कैसे लिखने का है। आप नोटिंग लिखते हैं तो फिर अब ये देखिए कि ये जो है ये नोटिंग लिखा हुआ है हमारे यहाँ, किसी ने लिखा है, लेट अस सी, ये नोटिंग लिखा है, इसका जो है ये देखिए एज डिजायर्ड बाय सीएमएम। अब ये बड़ा पुराना नोट होगा, कोई इसको जो है ये यहाँ पे 99 नंबर का नोट है आपका, इसमें आप जो है ये देखिए सब्जेक्ट है, ये प्रपोजल है, लेकिन ये नोट नंबर 99 के रेफरेंस में कुछ आप भेज रहे हैं, ये चीज कहीं पे आपने इंडिकेट नहीं किया। ये बाद वाला नोट है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये किसके रेफरेंस में, तो ये कंटिन्यूटी में है तो हम लोग पकड़ लेते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल नोट 10-15 नोट पहले का है, तो उसमें वो पता नहीं चलता है कि बेसिकली जो है ये कहाँ पे है। तो इसको लिखने का ये तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। एक मान लीजिए मैं अपना फाइल खोल लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास फाइल है, इसमें हमने ग्रीन नोट लिखा। अगर ये पहला नोट है, मान लीजिए कि यह मैं पहला नोट लिखता हूँ, तो हमें इसमें क्या क्या दिखाना चाहिए। एक पीयूसी एट फोलियो इतना से माई 141, कोई फर्म का लेटर आया है कि आप जो है उनको डीपी एक्सटेंशन दे दीजिए, तो आप सबसे पहले पीयूसी ली, पीयूसी का मतलब पेपर अंडर कंसिडरेशन। तो मान लीजिए आपने टीओसी में उसको लगा दिया फर्म का लेटर, उसके बाद लिखिए पीओसी एट फोलियो 141 और इसको हाइपर लिंक कर दीजिए। हाइपर लिंक करना सबको आता है हमको लगता है, ये हाइपर लिंक का बटन है, आप जो है यहाँ पे इसको हाइपर लिंक कर दो और इसमें 141 डाल दो, और अगर ओके लिख दोगे तो ये जो है वो हाइपर लिंक हो जाएगा। तो मान लीजिए हमको या पीसीएम साहब को टीओसी नहीं देखना है, केवल फर्म का लेटर देखना है, तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए डिपो का भी लेटर है कुछ, तो उसको बोलते हैं फ्रेश रिसिप्ट, फ्रेश रिसिप्ट एट फोलियो इतना, आप कुछ कुछ लिख दीजिए। उस लेटर के रेफरेंस में आपने डिपो से कोई पोजीशन मंगाया तो वो भी लिख दीजिए।
ये मैं बोल रहा हूँ जो पहला नोट लिखेंगे, अगर फर्म कोई डीपी का एक्सटेंशन करता है तो पीयूसी एट इतना, एफआर एट इतना, उसके बाद जो है आप यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लिखिए, सब्जेक्ट पूरा लिखिए कि डीपी एक्सटेंशन ऑफ फलाना फलाना फर्म अगेंस्ट पीओ नंबर इतना, ऑल दिस थिंग, उसके बाद नोटिंग बनाइए। तो ये हमने आपको बता दिया, दिस इज द फर्स्ट नोट। ये जब आप फर्स्ट नोट बनाएंगे उस समय आपको ये सब चीज जो है वो पीयूसी लिखने का है, अगर फ्रेश रिसिप्ट है तो वो भी लिखने का है, और कनेक्ट फ्रेश रिसिप्ट में कोई कनेक्टिंग पेपर और है तब, और सब्जेक्ट जो भी लिखने का है आप लिखते रहिए, सब्जेक्ट लिखते रहिए। तो ये फर्स्ट सेट का फॉर्मेट जो है यहीं से चालू होना चाहिए। दूसरा जो है बहुत सारे डीलर करते हैं, ऐसा नहीं कि सब डीलर नहीं करता है, बहुत सारे डीलर करते हैं। दूसरा जो है मान लीजिए कि आप उसके बाद जो है ये नोट नंबर मान लीजिए कि 100 था, नोट नंबर 100, और वो क्वेरी होते 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 फाइनल पीसीएमएम साहब या सीएमएम के पास जो अप्रूवल के लिए गया, तो आप जो है ना उसका पुराना नोट का रेफर कीजिए। आप लोग पुराना नोट को रेफर नहीं करते, तो इसको पहले मैं मिटा दूंगा। अगर मान लीजिए कि कोई सब्सिक्वेंट नोट बनाते हैं तो उसमें जो है आप चालू कीजिए, वहां पे लिखिए ओरिजिनल नोट, आप लिखिए इसमें रेफरेंस, इसमें पीयूसी लिखने का नहीं है, आप लिखिए कि ओरिजिनल नोट कहाँ पे, ओरिजिनल नोट नंबर, ये मान लीजिए कि ये हमने नंबर से 100 था, और ये नोट मेरा जो है 110 पे आ रहा है। रेफरेंस ओरिजिनल नोट नंबर इतना रिगार्डिंग मान लीजिए डीपी एक्सटेंशन ऑफ, इसको शॉर्ट में लिखिए, रिगार्डिंग जो है उसको शॉर्ट में लिखिए, एमजीएम रबर कंपनी। तो ये जब आप ये लिख देंगे और इसको हाइपर लिंक कर दीजिए, इसको भी आप हाइपर लिंक कर दीजिए, तो नोट नंबर 100 हाइपर लिंक हो जाएगा। अब जब हमारे पास आएगा तो हम देखेंगे कि अच्छा इसका ओरिजिनल नोट 100 पे है और डीपी एक्सटेंशन है एमजीएम रबर का, इसमें ज्यादा कुछ लिखने का नहीं है, शॉर्ट लिखिए। तो इससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली कहाँ पे रेफर करने का। तो ये सब लोग करता नहीं है, जिसके चलते काफी कुछ झमेला होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कुछ फाइल्स जो काफी बैडली तरीके से डील हुआ है। तो फर्स्ट नोट हमने बता दिया कि उसमें पीयूसी, फ्रेश रिसिप्ट, सब्जेक्ट मैटर ही डिटेल लिखने का है। उसके ऊपर कुछ लोग फाइल नंबर लिखता है, फाइल नंबर जो है लिखता है यहाँ पे, कुछ फाइल नंबर लिखता है, फाइल नंबर ऐसे करके लिखता है। ये सब का दरकार नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे फाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सब फाइल नंबर और कुछ कुछ यहाँ पे डेट भी लिख देता है। एक सेल सेक्शन वाला जो डीलर है रंजीत विश्वास, वो फाइल नंबर और डेट सब लिखता है। तो ये सब डेट वेट तो अपने आप आ जाता है, तो ये सब नहीं लिखने का, ये सब बेकार चीज है। इसको आप जो है इसको लिखने का कोई दरकार नहीं है। आप सीधे रेफरेंस ओरिजिनल नोट, और ये अगर कहीं पीयूसी लिखने का दरकार है तो वो भी आप लिख सकता है, बट वो चूंकि ओरिजिनल नोट 100 में रहता है इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी आप एक नोट ओरिजिनल बनाया उसके बाद सप्लीमेंट्री नोट बना रहे हैं तो हमेशा उसमें पीयूसी लिख सकते हैं, रेफरेंस लिखिए और किस संदर्भ में है, ये कोई लिखता नहीं, उसके चलते आपको काफी कुछ झमेला होता है। ये हमने आपको बता दिया बहुत क्लियरली। अब जो है दूसरा चीज है कि हमने बता दिया कि यहाँ पे आपको नो ड्राफ्ट, ये ऑल ड्राफ्ट शुड बी हियर ओनली, ऑल ड्राफ्ट हियर, ठीक है। जितना भी ड्राफ्ट है आपको नोटिंग साइड में ही लगाने का है। इसे फायदा होगा कि मेरा टीओसी जो है और यहाँ पे नो ड्राफ्ट, ये आज के बाद सब लोग बंद कर देंगे। ये यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई ड्राफ्ट अटैच नहीं करेगा। अगर ड्राफ्ट जो है अगर रूटीन टाइप का है तो आप सीधे अटैच कर दीजिए। अगर रूटीन टाइप का नहीं है जिसमें कि आप चाहते हैं कि डिप्टी साहब उसमें कुछ इनपुट डालेगा तो आप उसको येलो नोट में भेजिए, ये डिप्टी साहब उसको देख लेगा और उसके बाद उसको एक बार सब ठीक ठाक हो गया तो
उसको आपको फिर जो है वो करेक्ट करके भेज देगा या आपको जो सुटेबल इंस्ट्रक्शन लिखेगा। लेकिन सब डीलर जो है एमए निकालना, पीओ निकालना, परचेज प्रपोजल बनाना जानता है, तो वो यहाँ पे करेगा। तो टीओसी को क्लटर फ्री रखिए, अदरवाइज दैट विल बी ए वेरी दिक्कत वाला चीज। उसमें जो है हम लोग को फाइल पढ़कर समझने में बहुत दिक्कत होती है। आपका जो है आप बना के भेज देते हो, लेकिन वो क्या चीज है वो समझने में बड़ी दिक्कत होती है। एक हमने बता दिया कि जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप रेफर करें तो उसको हाइपर लिंक कीजिए, इसको हाइपर लिंक कीजिए। कोई भी नोटिंग या डॉक्यूमेंट को सबको हाइपर लिंक करने का है। ये आपको हाइपर लिंक करने का है, ये सबको बता दिया हमने कि सबको हाइपर लिंक करने का है। बिना कोई डॉक्यूमेंट इधर आप रेफर कर रहे हैं तो उसको हाइपर लिंक कीजिए ताकि पढ़ने में सुविधा हो। दूसरा चीज है कि हाइपर लिंक आप करते हैं और उसको प्रेसाइज नोट बनाइए। बहुत सा देखते हैं कि डीलर जो है आलतू फालतू चीज लिखते रहता है, उसको प्रेसाइज नोट बनाइए कि क्या चीज आप रूटीन मैटर है तो उसमें सब डीलर जो जानता है। इसमें दो तरह का हो सकता है, एक रूटीन मैटर है जिसमें कि सारा डीलर को मालूम है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और दूसरा जो है स्पेशल मैटर है जिसमें आप कभी ज्यादा डील नहीं किए हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो स्पेशल मैटर को आप येलो नोट में भेजिए। आपका भी 2-3 यहाँ पे एसएमएम साहब आ जाएगा, यंग यंग, और आपका डिप्टी लोग भी यंग है, तो आपको जो स्पेशल मैटर में आप येलो नोट में भेजिए ताकि वो जो है आपका हो जाए। तो आपको बता दें कि हाइपर लिंक कीजिए। बीच में अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ क्लटरिंग हो गया है तो आप जो है एक क्रोनोलॉजिकल नोट बना दीजिए जिसमें सारे जो है डॉक्यूमेंट एक साथ रेफर होंगे। क्रोनोलॉजिकल नोट, मान लीजिए कि एक आपने इतना कुछ गंदा बना दिया है फाइल कि पता ही नहीं चल रहा है कि पीओ कहाँ है, एलपीओ कहाँ है, तो आप लॉजिकल नोट आप बनाइए ताकि उसमें जो है बोलिए कि पीओ इतना पेज पे है, एमए इतना पेज पे है, ये चीज ये है, जो भी इंफॉर्मेशन है एक ब्रीफ टाइप का एक बना दीजिए कि बेसिकली आप जो है कोई भी आदमी अगर देखना चाहे, पीसीएम साहब देखना चाहे, हम देखना चाहें, तो उस नोट पे जो है आपका ये देख ले और उसको रेफर भी कर दीजिए, ये डिटेल्स आर गिवन एट दिस पे, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये कुछ कुछ आपको नोटिंग साइड में किया है, ये आपको बता दिया कि नोटिंग साइड में कैसे आपको काम करने का है। दूसरा जो है यहाँ पे देखिए क्विक नोटिंग है। यहाँ पे जब भी आप नोट लिखते हैं तो क्विक नोटिंग है, इसमें एक यूजर डिफाइंड करके लिखा हुआ है कि यूजर जो है खुद डिफाइन कर सकता है। तो ये देखिए हमने कुछ कुछ जो है स्टैंडर्ड जो वर्ड्स है हमने डिफाइन किया है। कुछ कुछ सेक्शन जैसे 20 सेक्शन इसका बड़ा अच्छा यूज करता है। वो पूरा जो परचेज प्रपोजल का जो है उसको यहाँ पे यूजर डिफाइंड जो है उसमें डाल लिया है, और वहां सीधे जैसे यहाँ क्लिक करता है, यहाँ जैसे क्लिक करेगा तो जैसे मेरा आ गया उसका पूरा एक पैरा आ जाता है, और फिर उस पैरा के बेसिस पे वो पूरा नोटिंग परचेज प्रपोजल बनाता है। अभी मैं एक आपको फाइल दिखाऊंगा 20 सेक्शन का, पंडित ये कोई पंडित है उसने ये बनाया है। ये देखिए इसका कितना बढ़िया फाइल है, ये देखिए इसका काफी अच्छा फाइल है। इसमें नोट नंबर 1 लिखा पीटीएस भेजने के लिए, इसमें कुछ कुछ पीटीएस भेजने के लिए लिखा। ये जयचंद्र पंडित एसएमएमईएल, यस सर। ये वही है ना जिसको हम लोगों ने अवार्ड दिया था? नहीं सर, वो विकास मंडल है सर, वो भी अच्छा बनाता है। तो इसका फाइल इसलिए दे सर, ये जस्ट ज्वाइन किया है पिछले साल ही, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ। तो 1 साल में इतना अच्छा काम कर रहा है, इसको भी अवार्ड दे दीजिए, इसको भी पुटअप कर दीजिए, ठीक है। ठीक ही है। हैज मेड ए वेरी नाइस फाइल। ये जो है इसको इसमें काफी कुछ लिखा है। यहाँ पीटीएस के लिए जो है अपना भेज दिया। उसके बाद आप देखो कि इसमें जो है कुछ कुछ पीटीएस आ गया। उसके बाद जो है इस बंदे ने
ये देखिए ये पूरा ये जो परचेज प्रपोजल बनाया, परचेज प्रपोजल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इतना, डिस्क्रिप्शन, आइटम पोजीशन, क्वांटिटी वर्किंग शीट, लास्ट परचेज डिटेल, प्री टेंडर स्क्रूटनी, सोर्स रेस्ट्रिक्शन, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड, इंस्पेक्शन, ये इसने काफी कुछ बनाया है। ये जो है कुछ कुछ लिखा है, और ये ड्राफ्ट परचेज प्रपोजल भी इसने इसी में ड्राफ्ट लोड कर दिया। ही हैज डन ए वेरी नाइस जॉब, काफी अच्छा काम किया है। तो ये सारे लोग करेंगे। आप ये बोलेंगे कि ये बस ये कहाँ से ला रहा है, ये तो मान लीजिए हमारे यहाँ कोई सामानता हो तो भुला जाएगा इसमें क्या क्या लिखना है। तो इसके लिए 20 सेक्शन में ये लोग क्या करता है, ये जो आपको हमने बताया जो क्विक, ये जो है ये आप यहाँ पे देखिए, शेयरिंग चालू है तो शेयरिंग दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है सर। तो ये देखिए यहाँ पे जो है एक क्विक लिंक बनाने का है। यहाँ पे मान लीजिए क्विक लिंक बनाना बहुत आसान है। आप सबसे पहले ये सेटिंग पर चले जाइए। देखिए यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे ये सेटिंग है, ठीक है। और ये सेटिंग को आप क्लिक कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिए, और इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है क्विक नोटिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्विक नोटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्विक नोटिंग को क्लिक कीजिए, और जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिए। लिखे आप परचेज प्रपोजल नंबर, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप जितना भी लिख दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। इसको हमने सेव कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा आ जाएगा। उसमें जो जो पॉइंट है, जो जो लिखने का है उसका ब्रीफ उसमें डाल दीजिए। जैसे उसने जो आपका पंडित ने जो लिखा है, ये पंडित ने जो फाइल बनाया है, ये बोलते हैं ये वाला फाइल बनाया है, तो उसके क्विक लिंक में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। ये सब उसका जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये सब क्विक लिंक में लिखा हुआ है। ये जो ब्लू वाला ये लिखा हुआ है, फॉर सीपी लिखा हुआ है। तो वो जानता है कि प्रथम जो है परचेज प्रपोजल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम के नाम लिखते हुए, तब फॉर सीपी लिखते हुए, और पूर्ण विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, आइटम पोजीशन लिखते हुए, तो उसको एक टैली शीट मिल गया कि उसको परचेज प्रपोजल में क्या क्या करने का। यही है ना गुप्ता? यस सर, यस गुप्ता, सर। हाँ। तो ये देखिए, ये बेसिकली यहाँ पे क्या बना लिया, इसने एक टैली शीट बनाया है, एक टैली क्विक नोट बनाया है, टैली क्विक नोट, ठीक है। उसी तरह से आप जब एमए का प्रपोजल बनाता है तो उसमें भी आप एक क्विक नोट बना सकता है कि उसमें की लिखते होगे। बहुत सा डीलर देखते हैं, जैसे कि सुशांतो है, वो क्या लिखता है आधा उसका नोट जो है, अगर एक बार डिप्टी को भेज दिया तो डिप्टी उसको 4 बार लौटाता है, तब वो जो है पूरा चीज लिखता है। तो आप जो है टैली बना लीजिए, कि टैली सीट बोलते हैं इसको, बेसिकली टैली सीट बना लीजिए, ताकि आपको उसमें क्या क्या लिखने का है आप उसको जो है टैली सीट बना लीजिए, और वो क्विक नोट में डाल लीजिए, और उसको जो है कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया रहेगा। और जब मन करेगा तो आप उसको मिटा दीजिए। अगर सारा पॉइंट कवर हो गया है तो मिटा दीजिए। तो हम नहीं चाहते कि इसके बाद जो है कोई गड़बड़ करे, ठीक है। ये जो है ये हमने आपको बता दिया मोटा मोटी। ये ज्यादा, ये सब बहुत बेसिक चीज है। सीएमएम क्या कोई डिप्टी भी बता सकता है, लेकिन डिप्टी ट्रेनिंग लेने में पता नहीं आप लोग को समझा नहीं पाता है, इसलिए मुझे इसमें लेना पड़ रहा है। दूसरा जो है ये जो टीओसी वाला है, हमने नोटिंग के साइड जो था हमने बता दिया। अब टीओसी में जो है ये जो है दूसरा आपको कुछ कुछ चीज में ध्यान देने का, कि इसको भी क्लटर फ्री, जैसे ये 4-5 इसका डॉक्यूमेंट है, तो उस टाइप का जितना आप कम रखिएगा उतना बढ़िया। जैसे CLW सोर्सेज लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, IMI पोजीशन शीट लिख दिया, लास्ट ईयर एक्सेप्टेंस एंड PO लिख दिया,
और डिमांड लिख दिया। तो ये देखिए ये डिमांड जो है ये सारे डिपो का एक साथ, तो एक सिंगल पीडीएफ में डिमांड बना दिया। ये सिंगल पीडीएफ में आप डिमांड रख लीजिए। लास्ट टीसी ये डाउनलोडेड होना चाहिए, ये डाउनलोडेड होना चाहिए। आप उसको स्कैन नहीं करेंगे, आईआरपीएस से डाउनलोड कर लेंगे। और लास्ट पीओ, ये सब सिंगल, ये अलग एक पीडीएफ इसका बन गया, दूसरा पीडीएफ लास्ट टीसी का बन गया, तीसरा पीडीएफ लास्ट पीओ, जितना भी पीओ है उसको तीसरा पीडीएफ बना लीजिए। और जैसे इसमें लिख दिया इसने लास्ट, ये देखिए अच्छा काम करता है ये बंदा, काफी अच्छा नीट एंड क्लीन काम किया है। ये देखिए इसने लिख दिया लास्ट ईयर्स एक्सेप्टेंस लिख दिया, ये डिमांड लिख दिया, एम वाइज पोजिशन फीड डेटेड इतना लिख दिया, वेरी गुड। डिस्क्रिप्शन लिख दिया, या उसका अगर मान लीजिए कि ये है आपका प्री टेंडर पीटीएस लिख दिया, आप पीटीएस भेज दीजिए। सीएलडब्ल्यू सोर्सेस लिख दिया, इसमें केवल वैलिडिटी छूट गया है तो चलेगा, मतलब उसमें आप लिख दीजिए। और ये टेंडर डॉक्यूमेंट ये लिख दिया, यहाँ पे देखिए खाली टेंडर डॉक्यूमेंट, इसने कोई ड्राफ्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया। सो दिस इज वेरी गुड, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग जो है काम हुआ है। अब ये देखिए अब कुछ दूसरा फाइल भी आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें कि डीलर ने काफी गड़बड़ किया है। अब ये देखिए, ये फाइल देखिए, ये कितना गंदा फाइल है। इसको समझने के लिए हमको सर्च खोल लेना पड़ेगा। ये देखिए ये फाइल बनाया है हमारे डीलर ने। अब ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है, शेयरिंग दिख रही है गुप्ता, ये देखिए इसने यहाँ से यहाँ तक जो है, इसको देख करके किसको पता चलेगा कि ये जो है कहाँ पे पीओ है, कहाँ पे ये है, कहाँ पे ये है। इसको देख करके भगवान भी नहीं बता पाएगा कि इसमें पीओ कहाँ है, टीसी कहाँ है, एमएमआईएस पोजीशन कहाँ है। इसमें देखिए इसमें ड्राफ्ट भी इनक्लूड कर दिया है जिसको कि होना नहीं चाहिए। फाइनल एमए कॉपी ठीक है, लेटर ऑफ ये ठीक है, ये भी ठीक है। लेटेस्ट इसमें डेट लिखने का डेट मिस कर गया, ठीक है। और मैं इसको ऊपर जाता हूं, अब इसके फाइल को, ये फाइल पढ़ने के बाद हमको समझ में नहीं आता कि मैं कहा, ये ड्राफ्ट भी यहाँ पे डाल दिया है, लेटेस्ट ऑर्डर फॉर फिक्सेशन ऑफ डीपी। ये जो है आपका जो हम लोगों ने कुछ कोविड के समय में निकाला था उसका डाल दिया है। एमए कॉपी ये ठीक है, ये चलेगा। डीपी एक्सटेंशन लेटर ऑफ ये भी चलेगा, लेटेस्ट एमएमआई पोजीशन ये भी चलेगा। सप्लायर सेक्टर्स ये जो है, एमए कॉपी ऑफ इतना, चेंज ऑफ जीएसटी रेट फ्रॉम, ये ऑफिस ऑर्डर का कॉपी डाल दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें इतना भर देते हैं कि इसको हमें पढ़ने में या डिप्टी को पढ़ने में ये बड़ा मुश्किल है, और बाद में उसके चलते गलत डिसीजन भी हो सकता है। ईसीओआर आइटम पोजीशन चलेगा, कुछ लिख गया है। डाउनलोडेड नेगोशिएशन टीसीपी अब यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोडेड नेगोशिएशन टीसीपी, तो ये सब गलत है बेसिकली, ठीक है। तो आप जो है इसको आप ये नहीं करेंगे। उसके बाद और एक आध दो फाइल आपको मैं दिखा लूं ताकि आपको पता चलेगा कि 2 महीना बाद भी बहुत सारा डीलर लोग, वो लोग जो है उसको काम में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। आप इस तरीके से काम करेंगे तो फाइल देखने में हमको 1 घंटा लगता है, पीसीएमएम साहब को समझ में नहीं आएगा, कोई गलत डिसीजन हो गया तो फिर उसमें हमारे लिए गड़बड़ होगा। ये देखिए किट ऑफ यू पैड, ये देखिए नया फाइल पुटअप हुआ था। ये देखिए ये सारा अटैचमेंट इसमें भर दिया,
जितना भी टेंडर का अटैचमेंट है उसको डिप्टी ने बोला होगा कि लगाओ। अदर रेलवे पीओ, प्राक का अटैचमेंट, अवध का अटैचमेंट, पाठक का अटैचमेंट, रूबोका का अटैचमेंट, ये पता नहीं क्या क्या अटैचमेंट इसमें लगा दिया। अटैचमेंट जो भी रखने का है आप इसमें रखो। आपको हमने बता दिया कि आप जो है इसको रेफरेंस में रखो। दूसरा चीज है, सारे जो परचेज ऑफिसर हैं वो अटैचमेंट आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करके क्यों लगाते हो? आप टीसी में, टीसी हम लोग IREPS में पढ़ते हैं, उसमें अटैचमेंट का रेफरेंस आप लिख दीजिए कि द फर्म हैज अटैच्ड देयर MSc सर्टिफिकेट एट अटैचमेंट नंबर 3 ऑफ अटैच्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच दिस थिंग इज दिस थिंग। आपका जो अटैचमेंट है IREPS में वो GM क्रिस भी उसको निकाल नहीं सकता है, सो दैट इज ऑलवेज परमानेंट। तो आप उसको रेफर कर दीजिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको रेफरेंस में डालिए। अदरवाइज जो है आप जब टीसी बनाते हैं तो आप उसको जो है उसी में डाल लीजिए, क्या बोलते हैं, आप टीसी में रेफर कर लीजिए। और उसको अटैचमेंट बहुत सारा लिखने का दरकार नहीं है। आप अटैचमेंट 25 जगह यहाँ पे डाउनलोड करके ये सब जो है ये तो बिल्कुल बेकार है। इसके चलते क्लटरिंग होती है। करेक्टेड परचेज प्रपोजल आपको सब ड्राफ्ट में लिखाने का है। आप इसको केवल इसमें आपको टेंडर शेड्यूल है कि यहाँ पे भी अटैच कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं है। टेंडर शेड्यूल मतलब टेंडर अप्रूव टेंडर शेड्यूल विथ ओपनिंग डेट। तो ये देखिए, ये बेकार डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, इससे क्लटरिंग हो गई। ये सब जो है ये सब बेकार है। और ये देखिए टेंडर शेड्यूल विथ ओपनिंग डेट, मतलब जो हमने CMM ने या COS ने अप्रूव कर दिया या डिप्टी ने, तो उसी को लगाने का। बाकी सब ड्राफ्ट में लगाइए या रेफरेंस में लगाइए या इसके ड्राफ्ट में लगाइए, नोटिंग साइड में या नोटिंग साइड में लगाइए सारे ड्राफ्ट। और जो अटैच पेपर है, अगर डिप्टी बोलता है, जो कि बहुत कम होना चाहिए, 1-8% डॉक्यूमेंट ही जो है इसमें आना चाहिए, अदरवाइज जो है आप सीधे रेफर कीजिए उसको। नोबडी कैन चेंज दैट थिंग। तो ये चीज आपको ये ठीक करने का है। ये जो कोई भी नया टीसी पुटअप करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जब वो डिमांड आएगा तभी हम जो है उसको PTS में भेजेंगे। कपलर बॉडी का है, नकल का है, सब डीलर जानता है कि वो आइटम का रिक्वायरमेंट कितना होता है, लास्ट ईयर कितना कवरेज किया है, IMMIS के हिसाब से कितना कवरेज करना पड़ेगा। तो जब मालूम है कि 12 महीने का शॉर्टेज है तो डिमांड का वेट मत कीजिए, आप सीधे PTS में फाइल बना करके भेज दीजिए। और जब PTS में फाइल बना के भेजेंगे तो उसमें LPO का सिंगल PDF लगाइए। उसके बाद जो है लास्ट TC का उसमें कॉपी लगाइए और हमेशा लिखिए लास्ट 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 लिखते रहिए। लास्ट TCP का कॉपी लगाइए। और कोई डॉक्यूमेंट है जैसे अप्रूव्ड आइटम का जो लिस्ट है, अप्रूव्ड आइटम का जो आपका RDSO का लिस्ट है, ठीक है, आप उसको भी लगाइए। तो बहुत सारा चीज लगा करके जिस दिन जैसे आपका A कैटेगरी का डिमांड जो है 1/4/21 को प्रिंट हो गया, तो आप जो है फर्स्ट वीक में ही जो है 8/4 को भी आप PTS के लिए भेज सकते हैं उसको, या 2/4 को भी आप भेज सकते हैं। किसी भी दिन जो है आप 2/4 को उसका PTS बना के भेज दीजिए, ताकि वो जो है जब तक PTS आएगा, जब तक डिमांड आएगा, तब तक आपका जो है ये काम चल जाए। तो ये सब चीजें बड़ी बेसिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो है हमको बताना पड़ेगा। ये सब आप कर सकते हैं, मतलब अगर डिमांड आ गया तो डिमांड के बाद भी PTS भेजिए लगा करके। तो आपको हमने बता दिया कि सारे डिमांड जो है आप सिंगल PDF में रखिए। एक जितना भी LPO है आप सिंगल PDF में रखिए। TC कॉपी, PO कॉपी हमेशा डाउनलोड करके लगाइए। डाउनलोड करके लगाने से क्या होता है कि वो फाइल छोटा भी होता है और उसको जो है उसमें सर्च भी हम लोग कर सकते हैं। आप लास्ट TC कॉपी IRPS में ही मिलेगा आपको, उसमें और कोई उपाय नहीं है। अपने डिप्टी SMM AMM को बोलिए, वो वहां से निकाल देगा। और अभी हम आपका भी उसमें IRPS में डाल देंगे, आपका नाम हो ID, तो आप वहीं से आप सीधे निकाल सकते हैं। IMMIS बता दिया आपको कि पोजीशन सीट जो है डेट के साथ लिखिए।
अ, ये भी बता दिया कि आपको जो है डाउनलोडेड कॉपी जो है आईआरपीएस डॉक्यूमेंट का वो नहीं रखने का है। जैसे आप इसमें रखा है अवध अटैच, ये पता नहीं है क्या लिखा है, मतलब इसमें जो है अवध अटैचमेंट मतलब क्या है, वो मीन कर रहा है कि किसी का अटैचमेंट है, लेकिन वो समझ में नहीं आया। और दूसरा चीज है कि जो एक और चीज है कि इसमें जो ये जो आप लिखते हैं ना, इसमें जो है 50 कैरेक्टर लेता है करीब करीब। तो आप ऐसा लिखिए कि वो 50 कैरेक्टर विजिबल होता है, तो उसको पढ़ने से हमको समझ में आ जाए कि क्या चीज है। जैसे लिखा साउदर्न रेलवे फाइनेंशियल टेबुलेशन एंड लेटेस्ट आइटम पोजीशन। अच्छा, इसको कंबाइन मत कीजिए, इसको इसमें आइटम पोजीशन भी कंबाइन कर दिया है और साउदर्न रेलवे का टीसी का भी कॉपी कर दिया, तो इसका कोई दरकार नहीं है। तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा आप लोग अवॉइड करो, तो ये फाइल पढ़ने में इजी हो जाएगा, डील करने में इजी हो जाएगा। और इसको ये करने का, ये मैं आपको जो बोल रहा था कि 50 कैरेक्टर लेता है, तो आप देखोगे जैसे ये देखो यहाँ पे, ये देखो लास्ट पीओ कॉपी ऑफ आर्जिन एक्सपोर्टर, यहाँ पे कट गया है, ये देखो यहाँ पे कट गया है। तो इसका मतलब है कि इससे पता चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 50 में ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ पता चल जाए। तो ये हमने आपको नोटिंग का बता दिया, आपको हमने टीओसी का बता दिया, आपको हमने रेफरेंस का बता दिया, ड्राफ्ट का जो है वो मैं आपको मालूम है, मैं और वो भी बता दूंगा। अब ये जो है ड्राफ्ट को कहाँ यूज करने का, मैं आपको एक फाइल दिखाऊंगा। ये जो है मैं एक फाइल दिखाता हूँ डिप्टी आईसी का। ये जो है फंड देखते हैं इसमें कुछ मिलता है कि नहीं। इसमें जो भी आप इसका बेसिकली ये मतलब है, अपना मोबाइल चालू तो क्लियर है एकदम, छोड़िए उसको मत क्लिक करिए। मैं देखता हूँ इसमें क्या है। ये देखिए एक्का अच्छा काम किया है, एक्का का फाइल हैंडलिंग काफी अच्छा है। इसमें क्या है कि जब भी आप ड्राफ्ट में कोई चीज आप लिखते हैं, ये दिख रहा है ना, आप कोई भी चीज आप ड्राफ्ट में लिखते हैं तो बेसिकली ड्राफ्ट में आप उसको लिख करके आप उसको अप्रूव कराते हैं और उसको आपने सीनियर डीएमएम सीकेपी को भेज दिया या एजीएम को भेज दिया, वो एज ए इशू भेजते हैं, या एजीएम को भेजा। अब ये जानते नहीं कि एजीएम साहब अपना ईमेल कब खोल के देखेगा। रेलवे में अभी भी ईमेल रोज खोलकर देखने का हैबिट नहीं बना है, ये कभी दिखेगा ही नहीं एजीएम साहब को, क्योंकि वो रोज अपना ईमेल खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं हमको मालूम नहीं है। सीनियर डीएमएम अपना रोज ईमेल खोलता है कि नहीं मालूम नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि जितना भी इशू है, एक मिनट मैं देखता हूँ इसका आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसने एक्का ने ये इशू किया है, समझ गए। अब इसको मैं देखना चाहता हूँ सेल कैंसलेशन एंड रिफंड केसेज इतना रांची डिवीजन, ये कुछ इशू किया है, इसको हमको देखना है कि उसने कुछ सेल कैंसिल कर लिया। अब हमको मालूम है ये फाइल पढ़ रहे हैं, तो अच्छा एक का कुछ चिट्ठी लिखा है, देखे क्या है। जैसे ही खोलते हैं तो ये दिखता नहीं है, ये फिजिकल डिस्पैच करके कुछ कर दिया। अब इसमें कुछ हमको पता नहीं चला कि उसने क्या लिखा है। इसके लिए कुछ लोग यहाँ पे ऑल में देखते हैं तो शायद दिख जाता है, देखते हैं कि उसमें दिखता है कि नहीं। ऑल में ये कौन सा, अब इसको खोजना बड़ा मुश्किल है कि उसने क्या चिट्ठी लिखा है। अब ये जो है हमको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें क्या है। अब हमको मालूम नहीं है कि एक्का इस चिट्ठी में क्या लिखा है। इस चिट्ठी में लिख दिया कि आपका खेल से
कैंसिल हो गया कि आपका जीआर हो गया कि आपका क्या हुआ, इसमें कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इस फाइल पे कैसे डिसीजन लूंगा। तो आपका जो नियम ये है कि जो भी आप लेटर इशू करते हैं उसको आप डायराइज कीजिए। डायराइज करने सबको आता है, उस लेटर का कॉपी कंप्यूटर पे डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसको डायराइज कीजिए, ठीक है। और डायराइज करके जो है आप इशू नोट का, इशू जो करते हैं लेटर का, उसका इशू का नंबर लिखिए, सब्जेक्ट मैटर लिखिए और इस फाइल के साथ आप अटैच कर दीजिए। एक्का तुमने ज्वाइन किया है? एक्का तुम आवाज दे सकते हो, बता सकते हो? तो आपका जो है इशू का हमने बता दिया कि जब भी आप लेटर इशू करते हैं आप बिल्कुल 100%, अगर ईमेल से करते हैं तो आप 100% एश्योर्ड हो जाइए कि रेलवे अफसर उसको देखेगा नहीं। अगर आप पार्टी को भेजते हैं तो पार्टी, हाँ एक्का, हेलो, कोई बोल रहा है क्या? तो आप जो है जब भी आप कोई लेटर आप डिस्पैच करते हैं ईमेल के थ्रू, तो आप पहला उसमें समझ में नहीं आएगा कि वो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो मिल जाएगा, वो पक्का है, लेकिन वो देखेगा कि नहीं देखेगा मालूम नहीं है। एजीएम साहब को हमने भेज दिया कि स्क्रैप का मीटिंग 11 तारीख को होगा, और वो मेल एजीएम साहब देखे नहीं 2-3 दिन तक। आजकल 4-4, 5-5 मेल होता है, तो बहुत लोग देख नहीं पाता और पता चला कि मीटिंग हो गया और एजीएम साहब को पता ही नहीं है। तो उसका बेस्ट उपाय है कि आप उस लेटर को जो आप भेज रहे हैं उसको आप उसका डायराइज कीजिए और डायराइज करके फाइल में लगाइए और सारे जो है लोगों को आप भेज दीजिए इसके थ्रू, क्या बोलते हैं आपको, ई ऑफिस के थ्रू। अब ई ऑफिस के थ्रू आप भेजेंगे तो उससे फायदा यह है कि ई ऑफिस पीसीएमएम साहब भी रोज देखता है, सीएमएम भी रोज देखता है, डिप्टी भी रोज देखता है, एजीएम भी रोज देखता है और फील्ड ऑफिसर भी रोज देखता है। तो आप जैसे ही उसको भेजेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका वो लेटर जो है अगले दिन ही उसको मिल जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि उसको क्या करने का है। तो ये हमने बता दिया कि आपको जो है कैसे लेटर इशू करने का है। आप केवल ईमेल में इशू नहीं करेंगे, आपको जो है उसको ये करके भी भेजना है। एक हमने आपको बताया था कि पार्किंग फाइल का कैसे करते हैं, ये हमको एक बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये फाइल है और ये फाइल है, मान लो कि ये मेरा छुट्टी का है, मेरा छुट्टी उट्टी सब पीसीएमएम साहब ने कर दिया, तो इसको पार्क करने का है, तो इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे पार्क फाइल कर दिया, ठीक है। पार्क फाइल जो है इसमें एक ड्यू डेट दे दीजिए, मान लीजिए कि दिसंबर है, हम 31 तारीख का कुछ डेट डाल दीजिए। 31 तारीख के बाद वो फिर लाइव जो है आपका इसमें बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। और उसमें लिख दीजिए कि पार्क टेम्पर, या जो भी रीजन लिखने का है, पार्क टेम्पोररीली, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो आपने कुछ ओके कर दिया, तो अब ये देखिए मेरा इसमें फाइल नहीं दिखेगा। इससे फायदा यह है कि जो डीलर जो काम कर रहा है, अगर इसमें उसका 100-150 फाइल है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फाइल देखना है, कौन सा फाइल में सीएमएम साहब कुछ क्वेरी किया है, कौन से फाइल में जो है कौन सा करेंट फाइल है और कौन सा फाइल में सब एक्शन हो गया है, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है आपको वो फाइल नहीं रखने का है। जैसे हमने भी गलती किया है, ये फाइल को हम पार्क कर सकते थे, ये बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो हमने भी गलती किया है, तो आपको ये गलती नहीं करने का है। आप जो है जो भी फाइल जो आपका बाद में डिसीजन लेने का है, आप उसको पार्क कर दीजिए। पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको खोलने का है, जैसे पार्क फाइल को अगर हमको खोलने का है तो वो भी बहुत ईजी है, ऑलरेडी सबको बता दिया है। जैसे इसमें आपको जैसे फाइल में गए और यहाँ पे देखिए पार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे सबको पता नहीं कुछ मोबाइल पे, ये देखिए पार्क लिखा हुआ है, इसको क्लिक किए, इसमें हमारे जितने पार्क फाइल है उसका लिस्ट आ गया। जब उसका लिस्ट आ गया तो जाकर के अभी मान लीजिए हमको छुट्टी लेना है, सीएमएम साहब को एक प्रपोजल भेजने का है, अब जैसे सीएल का एप्लीकेशन, तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया और इसको यहाँ पे अनपार्क कर दिया। ये सबको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो अनपार्क लिखा हुआ है,
इस फाइल को सिलेक्ट कर लो और इसको जो है अनपार्क दबा दो और अनपार्किंग का टू अप्लाई फॉर लीज हमने लिख दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए अब मेरा फाइल जो है इसमें आ गया, ये आ गया, यहाँ पे फाइल आ गया मेरा, ये देखिए फाइल आ गया यहाँ पे मेरा। तो हम इस फाइल पे काम कर सकते हैं। तो ये जो है पार्किंग अनपार्किंग का आपको मैंने बता दिया। एक और चीज है कि आप जो फील्ड का जो फाइल आता है, मान लीजिए कि ये नॉन परचेज के लिए बहुत जरूरी है कि मान लीजिए फील्ड से कोई फाइल आता है, जैसे कोई स्क्रैप का आता है कि हमको इसका पेमेंट टाइम इसका बढ़ाने का है, उसमें एजीएम का अप्रूवल लगेगा या इस टाइप का लगेगा, या कोई ऑडिट नोट का अकाउंट्स का फाइल आता है, अकाउंट्स ऑडिट नोट का जीएसडी का आता है, या कोई आता है आपका सर्वे का फाइल आता है कि सर्वे सीट इसमें लगा हुआ है, इसको जो है एजीएम का अप्रूवल लगेगा, इसको आप ये कर दीजिए। तो इसको करने का दो तरीका है। इसको कोई भी फाइल आता है, मान लीजिए आउटसाइड का फाइल आया, जैसे डिपो से फाइल आया, कोई फाइल आया, और उसको दो तरीके से डील किया जा सकता है। एक तो कि सेम फाइल में डील कर लीजिए, एक सेम फाइल डील कर लीजिए, उसको पहले मान लीजिए अकाउंट में भेजना है तो एफए के पास भेज दीजिए, उसके बाद वो एजीएम के पास चला गया, उसके बाद वो सेम फाइल जो आया था वो पीसीएमएम के पास आया अप्रूव होकर के, और इस टाइप से। तो ये सेम फाइल में डील कर रहे हैं। उसके बाद जो ये फाइल है, इसका जो फाइल जब अप्रूवल हो जाता है, जब फाइनल अप्रूवल हो गया, तो आप क्या कीजिए कि उसको एक सिंगल पीडीएफ बना लीजिए। सिंगल पीडीएफ सबको मालूम है कहां से बनता है, डाउनलोड फाइल से बनेगा। कहां से बनेगा सिंगल पीडीएफ, ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, मान लो कि इसको मैं क्लियर कर देता हूं। मान लो कि ये कोई फाइल आया है, मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस इन फेवर ऑफ श्रीमती पपिया रानी, ये इसको हम रखना चाहते हैं अपने फाइल। तो इसको जो है, ये देखिए यहाँ पे एक बटन है, ये वाला बटन जो है, ये देखो यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। तो इसको जो है आप इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पे बोलेगा कि कंप्लीट फाइल आपको चाहिए, खाली नोटिंग चाहिए, खाली कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए, और क्या रीजन है, ठीक है, कि आप उसका पीडीएफ बना रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सिक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जितना भी फाइल का पीडीएफ बनाइएगा, आपको रीजन लिखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ दूसरे अल्टरियर मोटिव से आप फाइल बना रहे हैं, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको अपने फाइल में अटैच करने का, टू अटैच इन हेडक्वार्टर फाइल। तो जैसे ही फाइल आपने सब एजीएम में प्रूव कर दिया, सबका हो गया, तो आप उस फाइल को जो है अटैच कर लीजिए हेडक्वार्टर फाइल में। कंप्लीट फाइल को आप जैसे ही करेंगे, ओके करेंगे, तो वो अपने आप जो है वो फाइल, वो देखिए यहाँ पे बनना चालू हो गया 6 MB का। ये हमारी पूरी फाइल बन गई। जो डिपो वाली जो फाइल आई थी, वो पापिया रानी की, वो पूरी फाइल बन गई। अब इस फाइल को हम उसमें लगा देंगे अपने इससे, और जो भी डिसीजन होगा उसको अपने फाइल के नंबर से कम्युनिकेट कर देंगे कि एजीएम साहब ने आपका ये कर दिया है, और उस कम्युनिकेशन करके उसको फाइल को वापस भेज देंगे। अगर कम्युनिकेट नहीं करना, उसी फाइल को भेज देने का है, तो नोटिंग साइड में लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि एक सर्वे सीट एजीएम ने सैंक्शन कर दिया जीएसडी खड़गपुर के फाइल पे, तो अब तो वो फाइल आप सीधे भेज दीजिएगा उसको एक, लेकिन वो चाहिए आपको अपने रेफरेंस के लिए फ्यूचर में, तो आप उसका एक फाइल बना लीजिए और एक अपने फाइल में उसको अटैच कर लीजिए, और नोटिंग साइड में लिख लीजिए कि आइटम ये था, इसका एजीएम ने कंडेमनेशन इसका अप्रूव कर दिया है ऑन जीएसडी फाइल। द होल फाइल इज केप्ट एट दिस पेज, पेज नंबर इतना से इतना। तो अगर मान लीजिए हमको फ्यूचर में देखना पड़ा
कि अच्छा एक डीजल आइटम का आया था, एजीएम ने किया था, उसमें एजीएम साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया था, तो हमको बार बार जो है उसको फाइल जो है डिपो से मंगाना नहीं पड़ेगा, मैं अपना फाइल शीट देख लूंगा। और दूसरा तरीका ये है कि एक तरीका हमने ये बता दिया कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि उसका नोटिंग साइट से ही आप उस फाइल को ट्रांसफर कर लीजिए और अपने फाइल पे एजीएम का अप्रूवल लीजिए। सो दोनों में से दोनों चीज एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई ज्यादा जो है ये नहीं है। बट जो आपका रूल्स ऑफ जो ऑफिस प्रोसीड्योर बोलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बोलता है कि आप नोटिंग को अपने फाइल में लगाइए और उसके ऊपर डिसीजन लीजिए और डिसीजन को कम्युनिकेट कीजिए। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिस प्रोसीड्योर है उसमें लिखा हुआ है। बट आप दोनों तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली आपका इंटरनल मामला है, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल। तो ये हमने ई ऑफिस के बारे में मोटा मोटी आपको बता दिया कि क्या क्या करने का है। एफएनएस आपको प्रॉपरली फॉलो करने का है, बहुत सा लोग नहीं करता है। और आपने देख लिया कि इसको मैं बंद कर देता हूँ। कुछ कुछ लोग फाइल का ऐसा नाम रखता है जो कि सीओएस और सीएमएम को भेज देता है, सारे एसएमएम, सारे एमएम, सारे डिप्टी, इस तरह का अगर खराब नाम फाइल का है तो आप सीधे डीलर को लौटा दीजिए और उसको जो बोलिए कि आप जो है प्रॉपर नाम के साथ भेजो, अदरवाइज उस फाइल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हमने खड़िया जी का छुट्टी का फाइल दिखाया और मिस्टर एन के घोष का छुट्टी का फाइल दिखाया, 4 महीना बाद वो खुद अपना फाइल नहीं ढूंढ पाएगा। आपको बता दिया कि नाम जो है एफएनएस की तरह होना चाहिए, नाम जो है प्रॉपर होना चाहिए। एडिटिंग भी बता दिया कि कैसे नाम आपको जो है ये करने का है। और कुछ लोग डीलर का नाम लिख देते हैं टेंडर के डिस्क्रिप्शन के अंत में, आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनबॉक्स में ये फाइल है मेरा, मान लीजिए कि आरसी का ये टेंडर फाइल है 12 कोर का, तो इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें फाइल में। अब किसी को मालूम नहीं कि 12 कोर का कौन डील करता है, तो यहाँ पे जो लास्ट में जो है डीलर अपना इनिशियल लिख देगा। जैसे ये मान लीजिए कि कोई बंदा है तो उसमें लिख करके कर देगा, तो कोई जरूरी नहीं है। बट अगर कोई करना चाहता है तो डिप्टी जो है अपने सेक्शन में उसको भी करवा ले, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। अभी पीसीएम साहब ज्वाइन किए हैं, इसमें सब जितना भी यहाँ का परचेज का डीलर्स है उसको करना क्या है। अगर कोई मैं किसी डीलर को उठा के पूछता हूँ कि भाई तुमको करना क्या है, तो ये तो टेंडर वेंडर तुम सब ये कर, तुमको मॉनिटरिंग क्या करना है, क्या मॉनिटर करोगे। तो ये ऑलरेडी बार बार हम लोग बोलते हैं, आपको 2 ही चीज मॉनिटर करने का है। एक आपको मॉनिटर करने का है कि टेंडर ओपनिंग डेट आपका मिला कि नहीं मिला। मान लीजिए अप्रैल में जो है आपका डिमांड प्रिंट होता है और मान लीजिए कि आप पीटीएस में भेजते हैं या ये करते हैं, तो फाइनली अगर टेंडर ओपनिंग डेट मिल गया देन एवरीबॉडी नोज कि अब ये जो है ये फाइल ऑफिसर के जिम में चला गया, कुछ ना कुछ उसको करेगा। तो टेंडर ओपनिंग डेट जैसे ही डिमांड प्रिंट होता है, 1 महीना 1.5 महीने का जो टाइम दिया गया है उसके मुताबिक आप टेंडर ओपनिंग डेट ले लीजिए। अगर कोई डिप्टी बोलते हैं कि नहीं मैं इसका बाद में ओपनिंग डेट देता हूं, तो आप फाइल पुटअप कर दीजिए डिप्टी को, डिप्टी उसमें लिख देगा कि पुटअप आफ्टर 2 मंथ। हमारे पास भी बहुत सारा फाइल आता है जिसको कि मैं अभी टेंडर ओपन नहीं करना चाहता, तो मैं उसमें लिख देता हूँ कि पुटअप आफ्टर 2 मंथ, पुटअप इन द मंथ ऑफ जनवरी, पुटअप इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। और उसमें जो है जैसे ही मान लीजिए फाइल हमको कुछ ये करने का है, 2 महीने के बाद हमको ये करने का, तो जब मैं सेंड करूंगा तो उसमें एक डेट लिख दूंगा। जैसे मान लीजिए कि सेंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक ड्यू डेट है, सेट ड्यू डेट। तो मान लीजिए बोलते हैं कि फरवरी में पुटअप करो, तो फरवरी में डाल दो कि फरवरी तक पुटअप करो। जैसे ही फरवरी का महीना आएगा तो आपका जो है वो डीलर को भी उसका मैसेज जाएगा और आपके पास भी। यहाँ पे देखिए ये सब पार्किंग वार्किंग नोटिफिकेशन है, डिस्पैच फॉलो अप या इस टाइप का जो है, इसमें आता है कि कौन कौन सा पार्ट फाइल है जिसका की ड्यू डेट है, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आता है।
ये देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का एक बटन भी बना हुआ है, तो जैसे ही डेट डालोगे तो तुमको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन का बटन है, तो इसमें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप पहला काम है कि आप जो है सारे जैसे ही डिमांड आता है या जैसे ही जो शेड्यूल है, शेड्यूल को फॉलो कीजिए, और उसके बाद जो है आप जो है शेड्यूल को फॉलो कीजिए और डिप्टी को पुटअप कर दीजिए। डिप्टी इज बेसिकली नोडल ऑफिसर फॉर एनी सेक्शन, he is one of the most powerful person and he has to take responsibility for the whole section, और वो आपको लिख करके उस फाइल पे दे देगा कि पुटअप आफ्टर फरवरी या पुटअप आफ्टर जनवरी या पुटअप आफ्टर मई जून, जो भी है। देयर मस्ट बी रीजन कि क्यों ऑर्डर दे रहा है, तो उस ऑर्डर को फॉलो कीजिए, बट डीलर के एंड से वो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, सब लोग जो है एक फाइल बना लो इसका। पीसीएमएम साहब अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, और जिस दिन ज्वाइन किए उसी दिन से ही वाज आस्किंग ये स्टॉक प्लस ड्यूज लेस देन 6 मंथ वाला मॉनिटरिंग कोई करता है कि नहीं करता है। तो ये जो है ये करना जरूरी है। सारे सेक्शन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ में डिप्टी को पुटअप करेंगे कि स्टॉक प्लस ड्यूज कितना आइटम है जिसका कि 6 महीना से कम है, और उसका ओपनिंग डेट कब कब का मिला है या नहीं मिला है। अभी एक गूगल सीट का भी हम लोग प्रोविजनिंग कर देंगे कुछ दिन में, जैसा कि 20 सेक्शन रहता है, उसमें सारे आइटम का आपको टेंडर ओपनिंग डेट भरना पड़ेगा। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, वो कॉमन टाइप का रहेगा। वो अभी नए एसएमएम अभी हमारे पास बहुत कम है, नया एसएमएम आ जाएगा तो उस समय हम लोग ये इसको करा देंगे। गूगल सीट का है, ये देखिए अभी कुछ 38 ग्रुप में जो है मिस्टर केसरी ने जो है कुछ पुटअप किया था। ये देखिए फाइल का नाम है एडिक्वेसी ऑफ कवरेज ऑफ स्टॉक प्लस ऑल ड्यूज। इसको हमने बोला था कि आप पुटअप करो, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये एडिक्वेसी ऑफ कवरेज आई स्टॉक प्लस ऑल ड्यूज लेस देन 6 मंथ to be put up to Deputy CMM on 1st of every month। ये डिप्टी सीएमएम को डीलर वाले एवरी मंथ पुटअप करेंगे। वो डीलर का काम 2 हो गया कि जो टाइम के मुताबिक जो है टेंडर ओपनिंग डेट कितना मिला कितना नहीं मिला। अगर ये नहीं करोगे तो आइटम का क्राइसिस होगा, और उसके लिए यू आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। आपने टेंडर डिले किया, आप ये बोलेगा कि एमएम बोले चिलो कि 3 मास परे करबो, तो नोबडी विल हीड टू दिस थिंग। आप एमएम को फाइल पुटअप कर दो, वो उसमें लिखेगा कि 3 मास परे पुटअप करो या 6 महीना बाद पुटअप करो, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। लेकिन अगर डीलर आप पुटअप नहीं करेगा देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये देखिए एडिक्वेसी ऑफ कवरेज में कहाँ लिखने का है। आप जो है ये जो है आप जो है ये रेफरेंस में इसको एक्सेल सीट में बना करके रखिए। जैसे अभिजीत सरकार में जो है रेफरेंस में ये रखा है। देखिए वो आईएमएमआई से निकालने में कितना समय लगेगा। आईएमएमएस से निकालने में 2 मिनट लगेगा। उसको अपडेट करने में एक्सेल सीट में उसको 1 आवर लगेगा, और पुटअप करने के लिए ये 10 मिनट लगेगा। तो लेस देन 2 घंटा में 1 तारीख को सब लोग इसको मॉनिटर कर सकता है। ये जो है ये देखो एडिक्वेसी ऑफ, अगर आप इसको नहीं करते हो तो आइटम का क्राइसिस हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत होगी। ये देखिए ये एडिक्वेसी ऑफ कवरेज में कुछ करना नहीं है, आपको टेंडर ओपनिंग डेट डाल दीजिए। ये देखिए ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा होगा SMMEL। यस सर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं सर अभी सर नहीं आ रहा है सर। हाँ तो आप बताते रहिए ना। अभी दिख रहा है? अभी दिखा? हाँ सर। हाँ ये देखो इसमें जो है इसमें कुछ करने का नहीं है, और ये नेक्स्ट 3 महीना तक सीएमएम और पीसीएमएम साहब भी देखेंगे
तो आज के दिन में जितना भी, अब ये देखो इससे ये सब IMMI से उठा लिया, स्टॉक एंड ड्यूज लेस देन 6 मंथ, और यहाँ पे TOD भर दिया, जो भी TOD भर दिया, जो TOD भर दिया उसके बारे में हम चिंता नहीं करेंगे। अब ड्रॉप बाय AMM, अब ये AMM क्यों ड्रॉप कर दिया भाई? या तो हो सकता है कि उसका कंजम्पशन प्रॉपर नहीं है, तो कंजम्पशन प्रॉपर नहीं है तो आप उसका ASC कम कर दीजिए। यहाँ पे लिख दिया सफिशिएंट स्टॉक, ये देखो यहाँ पे लिख दिया सफिशिएंट स्टॉक, जबकि ये लेस देन 6 मंथ है, तो सफिशिएंट स्टॉक कैसे हुआ? तो ये सब बकवास है। ये जो है, मान लीजिए कि कंजम्पशन पुअर है, तो आपको ये कीजिए पुट अप टू AMMW फॉर क्वांटिटी रिव्यू, ये चलेगा। टेंडर शेड्यूल टू डिप्टी वैगन, ये भी चलेगा। AMMWS हैज बीन आस्क्ड टू एडवाइस टू क्लोज दिस, ये भी चलेगा अगर आप रिव्यू करके। नॉट रिक्वायर्ड एज पर ऑर्डर ऑफ SMM सेल, तो इसको ESC 0 करने का है। अगर आपको AMM सेल बोलता है कि लागवे ना, तो लागवे ना तो ESC 0 करो। ये जो है 27,000 लिख दिया, प्री शॉर्टनिंग इंसर्ट, ये इसका है क्लेविस फॉर ट्रांजिशन CVC। तो अगर नहीं लगेगा तो आप उसका ASC 0 कर दो। ASC 0 किया है, आई थिंक कुछ रिपोर्ट में गड़बड़ी आ रहा होगा। एनीवे ASC 0 इसमें नहीं आना चाहिए, 0 वाले नहीं, 0 नहीं है तो ये तो 6 ASC है। तो अगर नहीं लगेगा तो ASC इसको 0 कर दो ना, आप डिप्टी से अप्रूवल करा करके आप उसका ASC 0 कर दो। और देखो इसमें क्या लिखा है, ये सब ठीक है, TOD मिल गया, सफिशिएंट स्टॉक, 6 ASC है, सब कुछ 0 है, बोलता है सफिशिएंट स्टॉक। हो सकता है कि नॉन UPL में उसका स्टॉक हो, तो आप लिखना चाहिए सफिशिएंट स्टॉक इन नॉन UPL, ये भी लिख दिया सफिशिएंट स्टॉक, हो सकता है नॉन UPL में हो। तो जो भी है इसका ये जो है यहाँ सफिशिएंट नहीं हो सकता लिखिए सफिशिएंट स्टॉक इन नॉन UPL। तो हर एक सेक्शन का जो इंचार्ज है या हर एक सेक्शन में एक बाबू जो है, उसका एक काम है कि हर एक टेंडर कौन कौन से डेट को ओपन हो रहा है, और स्टॉक प्लस ड्यूज जो है लेस देन 6 मंथ कौन कौन सा आइटम है, और उसका ओपनिंग डेट मिला है कि नहीं मिला है। अगर ये 2 आइटम मॉनिटर कर लोगे तो 99.9% चांस है कि आपका जो है ये आपका जो है कोई आइटम आउट ऑफ क्राइसिस नहीं जाएगा। तो ये आपको हमने 2 बता दिया कि डीलर को जो है ये कैसे मॉनिटर करने का है। एक तीसरा चीज जो है डीलर को बताने का था, वो परचेज से संबंधित है। इसको मैं बंद कर दूंगा। एक तो जो भी ASC का एक अपने सेक्शन में एक फाइल खोल लो ASC रिवीजन का, तो जो भी ASC रिवीजन करते हो हेडक्वार्टर से, वो मिनिमम डिप्टी को पुटअप कीजिए और डिप्टी उस पर आदेश कर देगा और वो अकाउंट में फॉरवर्ड कर देगा या अप्रूव कर देगा। ASC का रिवीजन जो है डिप्टी खुद भी कर सकता है यहाँ पे वो, लेकिन उसका एक रिकॉर्डिंग रखिए एक फाइल में, सेक्शन के फाइल में, जिसमें कि आपको जो है वो रिकॉर्डिंग रखना चाहिए। आप रिकॉर्डिंग नहीं रखते हैं तो बाद में कोई पूछेगा कि ये क्यों किया, तो फिर पता चला कि डिप्टी साहब करके चला गया, तो डिप्टी साहब क्यों किया तो वो डिप्टी साहब ही जानता है, तो वो ठीक नहीं है। आप जो है उसको एक सेक्शन में ASC रिवीजन का फाइल खोल लो और उसमें देखो। ये जो है 5-7 मिनट और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 12:30 बज गया। 1.5 घंटा हमने सोचा भी था कि 1.5 घंटा से ज्यादा इसको ये करने का नहीं है। ये सब लोग पता नहीं कितना लोग, ये सबको मालूम है, ये जो है नया GCC बना है, ये जो है, और एक और अभी कुछ दिन में फिर आपका GCC का अमेंडमेंट निकलेगा, क्योंकि SD सब ये हो गया। ये आपके लिए यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ पॉलिसी टाइप। मान लीजिए कि हेडक्वार्टर का है, तो हेडक्वार्टर वाले को देखना चाहिए। ये जैसे टाइम टेबल फॉर प्लेसिंग इन्वेंट है,
ये रिवाइज इंस्ट्रक्शन फॉर टेंडर जो है, जितने भी ऑर्डर है सब इस पे आपके मिल जाएंगे। हेलो, अच्छा ठीक है, हमको बोल देंगे। ठीक, तो ये जो है आप इसमें जो है आप देख लीजिए हेडक्वार्टर का है, इस टाइप का है। तो ये सब आप ऑफिस ऑर्डर को पढ़ते रहिए। और ये जैसे रिवाइज टेंडर कंडीशन जो हम लोगों ने बनाया है जीसीसी का, ये ऑफिस ऑर्डर है। इसमें 2-3 चीज जो है आपको मेन चीज बता देता हूँ मैं। अभी जो है इसमें कुछ कुछ करेक्शन था, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक था। जैसे 15A में ये हम लोगों ने करेक्ट कर दिया है। बॉस मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँ? और एक आरपी वाले क्लॉज में भी कुछ कंफ्यूजन था, तो वो सभी हम लोग ने, ये 10% लिखा हुआ था, उसके जगह हम लोगों ने 5% कर दिया, क्योंकि एसडी ये हो गया आपका कम वम हो गया। इसके अलावा एक मेन चीज है जो कि पहले ये जो था आपका 5 लाख के ऊपर जो है हम लोग ये नहीं देते थे, 100% पेमेंट ही देते थे 5 लाख के नीचे वाला। ये हम लोगों ने 50% कर दिया। 50 लाख तो ऑल डीए केसेस और 50 लाख से पीओ जो है उसमें सब आप 100% पेमेंट कीजिए। इसलिए किया है कि इसके चलते परचेस सस्पेंस के अकाउंटल में डिफिकल्टी होती थी। और दूसरा चीज है कि हमारे यहाँ 5 दिन 7 दिन में आपका जो है ये हो जाता है, आरगोट ग्रांट हो जाता है। तो वो आरगोट पे ही वो पेमेंट ले लेगा, तो उस टाइप का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रांची के लिए कोई खड़गपुर का में डिलीवरी है, तो उसमें ज्यादा समय, तो उसमें जो है आपको 95 + 5% भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये पूरा ये कंपल्सरी क्लॉज नहीं है, इट इज इंडिकेटिव क्लॉज। तो सारे डिप्टी ये जान लेंगे कि अगर कोई 95 + 5% कोट करता है, तो आपको पावर नहीं है कि उसके ऑफर को आप इग्नोर कर दें। आप एज ए 100% पेमेंट जो है आप एज ए काउंटर ऑफर दे दीजिए। नो डिप्टी, नो एसएमएन, नो एमएन, nobody will ignore the offer because he has quoted 95 + 5, क्योंकि दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टर्म एज पर IRS। क्योंकि 5 लाख वैल्यू काफी कम था, तो हम लोगों ने इसको 50 लाख कर दिया है। बट अगेन मैं बोलता हूँ, एक डिप्टी ने उसके ऑफर को बाईपास कर दिया था पेमेंट टर्म्स के चलते। जब तक कि उसमें विल बी समरली रिजेक्टेड नहीं लिखा है, यू हैव गॉट सम डिस्क्रिप्शन, तो उस डिस्क्रिप्शन को अप्लाई कीजिए। एक और ऑफिस ऑर्डर है कि वैसे केस में जो है आपको काउंटर ऑफर देने का है, आप उसका जो काउंटर ऑफर दे दीजिए। 99% फर्म जो है वो मान जाता है। 1-2 फर्म नहीं मानता है, तो उसके लिए एक स्टेज ऊपर से अप्रूवल लेकर के आप उसको जो है जो पेमेंट टर्म मांगता है आप दे दीजिए। बट nobody will ignore anybody's offer only because he has not given payment clause as per our thing. Both these payments are acceptable. 98 + 2 is also acceptable. तो दोनों में से कोई कोट कर सकता है। बट ये है कि हम लोग थोड़ा सा उसको इंसिस्ट करना चाहते हैं कि छोटा छोटा 2 बार 3 बार 4 बार वो 2% बिल क्लेम नहीं करेगा। 2% बिल क्लेम करेगा तो कभी कभी अब तो नया सिस्टम में वो अकाउंट फॉर हो जाता है, लेकिन पहले उसमें दिक्कत होती थी। तो इसका मतलब नहीं है इस क्लॉज का कि आप उसका ऑफर को बाईपास कर दीजिए। उसके लिए भी, क्योंकि उसका भी एक ऑफिस ऑर्डर लिखा हुआ हमारे यहाँ, तो बाईपास नहीं करने का। नो बाईपासिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू, नोबडी विल बाईपास एनी ऑफर बेस्ड ऑन द पेमेंट टर्म। आप जो है यू हैव गॉट ऑल राइट टू गिव काउंटर ऑफर टू दैट फेलो। अगर उसके बाद काउंटर ऑफर भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो आप उसका देख लीजिए कि क्या करने का। ये लोकल कंटेंट वाला ये काफी ये हुआ है। अभी लोकल कंटेंट में है कि बहुत सारे, इसमें मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा 2 मिनट में। इसमें जो फर्म जो है पूरा इंडिया का ही है और इंडिया में ही वो माल बनता है 100% या 50% से ऊपर जो है, 50% से 100% तक का जो इंडिया में माल बनाता है उसको क्लास 1 बोलते हैं। क्लास 1, ये देखो क्लास 1 लिखा लोकल सप्लाई। और जो 20 से 50 तक बनाता है उसको क्लास 2 बोलते हैं।
इसको क्लास 2 बोलते हैं, इसको क्लास 1 बोलते हैं। अब ये बहुत सारा आइटम में जो है रेलवे बोर्ड लिख दिया है कि इसको खाली क्लास 1 से खरीदने का। और एक हो गया आपका फॉरेन सप्लायर हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से नहीं कर लेता हूँ, आपको मेन चीज बता देता हूँ, बाकी ऑफिस ऑर्डर को पढ़ लेना। उसमें आई डोंट वांट कि मैं एक एक पढ़ करके आपको सुनाऊं। ये 50% से 100% होता है आपका क्लास 1, क्लास 1 20 से 100 होता है, 50 होता है आपका क्लास 2, वो 49 या जो भी होगा देख लीजिएगा कौन सा किसमें इंक्लूड करता है। और बैलेंस होता है आपका फॉरेन सप्लाई, फॉरेन सप्लाई। तो रेलवे बोर्ड कुछ कुछ आइटम में बोल दिया कि केवल क्लास 1 से खरीदने का है। वो स्पेशल कंडीशन में आप क्लॉज दे दीजिए उसको। नहीं समझ में आता है तो बहुत सारा डिप्टी जो है, जैसे डिप्टी स्पेशल कंडीशन डाल देने का, ठीक है, कि द आइटम इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम क्लास 1 सप्लायर ओनली। और उसके बाद क्या अंग्रेजी होगा वो बहुत सारे डिप्टी लोग यूज करता है, आप उसका इंटो फाइल देख लीजिए। तो इसमें जो है ये दोनों को ऑर्डर मिल जाएगा, फिर इसको और इसको ऑर्डर मिल जाएगा। और जिसमें रेलवे बोर्ड नहीं लिखा है, जिसमें कि रेलवे बोर्ड साइलेंट है, इसमें ये दोनों को ऑर्डर जा सकता है, लेकिन इसको प्रेफरेंस मिलेगा, इसको 20% का प्रेफरेंस मिलेगा। फिर हम बता देता है जिसमें कि रेलवे बोर्ड लिख दिया कि केवल क्लास 1 से खरीदने का है, जैसे कोचिंग आइटम में, एसएनटी आइटम में, वैगन आइटम में, तो उसमें ये दोनों क्लास 2 और फॉरेन सप्लायर को आपको ऑर्डर मिल जाए। और जिसमें मान लीजिए कि नहीं लिखा है तो उसमें जो है क्लास 1 को भी जा सकता है, क्लास 2 को भी जा सकता है, उसका नियम कानून इसमें लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि क्लास 2 जो है वो L1 है और L1 है और इसका दाम 100 रुपया है, और क्लास 1 जो है ये L2 है, इसका दाम 120 से कम है, मान लीजिए 115 रुपया है। वो ऑर्डर जो है 50-50 में डिवाइड हो जाएगा, 50 इसको जाएगा, 50 इसको जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि सिंगल पीस का 1 आइटम, सिंगल पीस का ऑर्डर देने का है, मान लीजिए कि 1 CT स्कैन का खरीदने का है, एक CT स्कैन खरीदना हॉस्पिटल के लिए, और इस तरह का आ गया कि फॉरेन सोर्स का दाम 100 रुपया और L2 इंडिजिनस सोर्स का दाम जो है, जो इंडिया में बनाता है, 119 रुपया। तो आपको इसी को ऑर्डर देना पड़ेगा और 100 रुपया के रेट पे, ठीक है, ये 100 रुपया के रेट पे इसको ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ये जो है ये नियम कानून है, इसमें सब कुछ लिख दिया गया है। इसको ऑफिस ऑर्डर को पढ़ लेना जिसको समझ में नहीं आता है, और उसके मुताबिक काम करने का। इसमें एक और है कि जो चाइना से माल आता है बेसिकली, तो लिखा है कि लैंड बाउंड्री शेयरिंग विथ इंडिया जो है, ये जो है नया और एक ऑर्डर आया है, शेयरिंग ऑफ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, ये क्लॉज डाला गया है। इसमें जो चाइना वाला माल जो है उसको नहीं खरीदना है, एज गुड एज दैट थिंग। इसका मतलब है कि चाइना वाला माल जो है वो नहीं खरीदने का है, और अगर खरीदने का है तो उसको जो है गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसमें सब लिखा हुआ है कि कैसे लाइसेंस लेने का है, कौन लाइसेंस देगा, कैसे लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारा कंडीशन पढ़ लीजिएगा। और जहां पे भी चाइनीज है या उस टाइप का जहां पे शक लगे, वो इस तरह का एक बीट कंप्लायंस का डिक्लेरेशन उसको लगाने का है। अगर वो नहीं भी लगाता है तो उसको जो है आप मेक ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ हिम कि आप जो है ये बीट डिक्लेरेशन कंफर्मेशन हमको दीजिए, अगर आपको डाउट है कि वो चाइना वाइना का माल दे रहा है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट उससे लेने का है, देन यू कैन एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, कि उसको जो है ऑर्डर देने का या नहीं देने का। सो दिस इज द थिंग। ये 2-3 चीज हमने आपको बता दिया, और आपको बता दिया पेमेंट टर्म 50 लाख से नीचे जो है नॉर्मली आप 100% दीजिए। अगर वो सेम डिपो स्टॉकिंग डिपो में सप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर अलग डिपो में हो रहा है तब आपको 95+5 करना पड़ेगा, क्योंकि उसका आरओ करने में डिले होता है। ऑफिस ऑर्डर लिखा हुआ है
उस ऑफिस ऑर्डर को फॉलो कीजिए। और किसी ऑफर को पेमेंट टर्म पे पास ओवर नहीं करने का है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर। वो भी ऑर्डर में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको उसमें लिखा हुआ कि आप उसको काउंटर ऑफर दीजिए। तीसरा, मेक इन इंडिया आपने बता दिया, क्लास 1, क्लास 2 और फॉरेन सप्लायर को कैसे ट्रीट करने का ऑफिस ऑर्डर पढ़ लीजिए। और तीसरा जो चाइना बॉर्डर का है, चाइना से माल नहीं खरीदने का है। और अगर आपको लगता है कि चाइना वाला कुछ माल वाल पूछ कर रहा है, तो इस तरह का सर्टिफिकेट देखिए कि वो अपलोड किया है कि नहीं, या दिया है कि नहीं दिया है, और उसके मुताबिक टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक जो है इसको कीजिए। किसी को कोई अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन या समथिंग लाइक दैट, किसी को कुछ बोलने का है? एनी डीलर, एनी बाबू, एनी ऑफिसर? Anybody who wants to say anything? So I think there is no questions। इसका वीडियो बना करके हम लोग YouTube पे लोड कर देंगे अपने ट्रेनिंग चैनल पे। ये जो भी डीलर नहीं देखे हैं, विद इन द नेक्स्ट 5 डेज, 2-3 दिन के भीतर ही आप लोग सब जो है इसके मुताबिक काम करना चालू कर दो। एंड आई वांट की जो है इससे आपको 2-3 फायदा होगा जो हम बता चुके हैं। एक तो हमको फाइल पढ़ने में सुविधा होगी, पीसीएम साहब को क्वेरी नहीं करेंगे कि ये कहाँ पे है, ये क्या है, क्योंकि सब कुछ क्लियर रहेगा। आप भी जब फाइल बाद में डील करोगे तो आपको भी क्लियर रहेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, कभी कंफ्यूज करके गलत डिसीजन नहीं होगा। तीसरा काम है कि आपका जो है हैंडलिंग टाइम कम हो जाएगा। आप दिन भर में अगर 3 फाइल करते हो, तो अगर प्रॉपर वे में फाइल करोगे तो हो सकता है कि आप 4 और 5 फाइल भी कर लो। नाउ आई विल क्लोज माय ट्रेनिंग सेशन। नाउ आई विल रिक्वेस्ट कि पीसीएम साहब से, ही हैज ज्वाइंड वेरी रिसेंटली, ओनली a week back or something like that. So I request PCM sir to, we have got around 100 people as of 95. So he should address the our staff. Our staff is there of headquarter, and our staff officers from headquarter and few from field are also in this group. अभी 100 का हम लोग किए हैं इसमें, लेकिन नेक्स्ट टाइम से we will switch our training session only in MS Team, तो ताकि बड़ा ऑडियंस हो, 200, 300, 400 तक अभी ऑडियंस हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू सर टू से फ्यू वर्ड्स। ऑडियो नहीं आ रहा सर आपका, ऑडियो ऑन आ रहा है, अभी आ रहा है सर। हेलो, हाँ सर, इट इज, यू आर ऑडिबल। ऑडिबल ना? हाँ ठीक है। Yes, sir. So I have been I should congratulate you for doing a good job. You have been giving the lecture. I've been hearing it for occasionally here and there, and you have fairly covered the complete process of how the file has to be maintained, both on the noting side and on the PTOC side, and also on the various drafts, how they can be uploaded and how it can be maintained. Yes, this is a very, very important activity in two senses, that originally even by the manual files, the quality of filing and quality of note making has not been at par with what it used to be earlier. I'm not talking of Southeastern Railway, I'm talking out of my experience in other railways. So I'm sure things must be in a better position here. I have not seen any hard file till now in the last 1 week, and I've been doing on e-office. So I'm very happy that this office of ours has moved on very quickly to e-office, which is the order of the day, which is the pressure from Railway Board that we should switch over to e-office. And we find that it has come up very handy to do so much of digitalization of our activities that even in Central Railway, we could operate from home also. During the very peak period, you know, Maharashtra was in very serious pandemic grip, and we had to operate from home, but our work was not all suffering. Only stores branch was of activities were up to date most of the time. In fact, our performance has improved than before. So it is sure that digitalization of all our files will go in a long way to for the utility purpose, for handling purpose, for retrieving purpose, and for its smart way of operating the files. Now coming to various other aspects, I'm sure that our staff here are very good team of people. I find that a lot of good work is being done. I congratulate all of you for doing a good job. I expect the staff to be more dedicated, more involved,
After all, office hours, we have to do only office job, and we are not going to do any personal job as such. So to that extent, lot of time is available. As our CMM has told, we should be updated with our rules and regulations. Even if the officer goes wrong, it is the duty of the staff to recognize what should be the logic in which it should be done and guide the officer also, because officers come and go. They may not know the current situation of that specific item for the specific case, for the specific tender. So by knowing the rules, the regulations, the past records, I'm sure the staff should be more knowledgeable and understanding and also guiding in a proper manner. Secondly, in our railway system, the ownership of the files are with the staff or the section heads. The officers come and go. The officers see the files, incoming files. They only dispose the files, and they have an overall management of the sections for its performance. So the duty and responsibility of ownership of the file is left with the sections. I always used to say that at home you have your wife and children to look after. Once you come back to your railway, to your working spot, the files and the PL numbers are your children. So you have more children in office than in house. So your responsibilities are much more higher. So these children are should be well taken care of. The PL heading should be very healthy. They should not be hungry, no stockout situation. They should not be overfed, no overstock situation. Every every activity we take, that is the release of tenders and release of purchase actions, involves money. So you know very well that government does not have much money, and money is a big scarcity. The demands are very high. You know that the workshops and the various users require more material, but the amount of money they have is very less. So the budget we get is highly restricted. I am happy that Mr. Vijay and other CMMs have, and also all our officers have done a very good job of reviewing the requirements and postponing the deliveries. Our fund situation has become very good, though the fund has been reduced tremendously, almost by 25% by the railway board. I find that we are in a comfortable situation because our issues also are less, our consumptions are less because of the pandemic. So obviously, whatever materials are supposed to come in this year are not required in this year. So we have very timely postponed the deliveries. So our utilization of money is very good. I was having a discussion with GM, and GM was very happy with the stores department that our funds management has been very good. So I am very happy when I meet GM and other HODs, and I have met all the HODs also. They were not saying of any critical item. So to that extent, I should congratulate my team. After all, the success of PCMM and success of CMMs and officers always lies with the staff, because they are the people who are really performing on the field down below. Unless your files are up to date and unless your activities are very timely, it should result in good performance. And further, I have seen that a discussion was also there on stock plus dues greater than lesser than 6 months. I find a lot of reasons being given, but real reasons are missing there. Why should for any tender, when we have 9 months to 11 months as lead time, administrative lead time, the stock dues should never be less than 6 months. After all, supplies may be taking some time. That's a different issue, but the dues should always be there. So I am shocked and surprised that to the order of 25%, our stock and dues are not comfortable. So it means that our coverages are slow. Maybe we are going for retenders. Maybe we are delayed the issue of tender opening date. Why the tender opening date is issued so late? That has to be checked. So I expect the officers to review this. I expect the staff to review and guide the officers and say, "Kahan problem ho raha hai?" Find out solutions to it. So if you have any problems, please talk to your CMM, and to me also you can talk to us directly. I have no problem. I have always entertained staff coming and meeting me directly for any such understanding of problem issues or seeking help in any clearance of issues. We are here as a team to work, and I'm sure you will all cooperate and you will all perform in a proper manner. I'm happy that even during the pandemic time, you have all been doing your job either from home or coming to office and working very well. Please take care of yourselves. Please take care of your families. It is please don't take the environment outside lightly. It is very, very dangerous. COVID, even after the vaccine comes, for maybe even for another 6 months, it is going to be dangerous. After all, the number of cases are apparently reducing. I have my doubt about that also, whether the number of cases are reducing.
even if the number of cases are reducing, the risk factor may be reducing. But if you are one of the people who gets it, or your family members are one of the people who get it, then it is a very unfortunate situation. So it's better that we be more preventive, be more careful to rather than face the situation. So I request all of you to have the social distancing, take care of yourselves in a proper manner. But at the same time, I have seen that in Central Railway, where I'm coming from for last year, 3 years I have worked there. I have seen that the performance in the pandemic period has been tremendously good. Our staff were coming only alternate days there, and some of them were requesting that they will work from home. We were liberal for people who are working very well, who are able to be up to date and who are quite efficient and proper in their responsible in their jobs. We have been very flexible. We have permitted them to work from home. So we used to have every 15 days review of purchase officers meeting, and we used to review threadbare all PL numbers and out of stock situations and demand spending, stock items, non-stock items, and tender spending. Somehow in the last 6 months, our performance has become fantastically well when compared to last year's performances. So end result is, what I'm trying to say is that digitalization will surely improve our working. It will help us in a proper manner. But yes, we should have a lot of discipline in our work. We should be able to understand the technicalities. You all should be lucky that Mr. Vijay has given such a detailed lecture, and he is always available. Our people are also available. Our deputies are and other officers have interacted are very good and very nice people. So I'm sure you are getting all the supports, and I'm always available for any requirements of yours. Please talk to your deputies concerned or CMMs and identify what are your requirements of furniture, of your surroundings. Maybe your fans are not working properly or something like that. Maybe the electrical connections are lying loose. Maybe your systems are not up to date. Then whatever infrastructure changes are required, whatever facilities have to be provided, please let us know. We should be too happy to help you to whatever extent possible. Thank you all. Wish you all the best. Thank you, sir. We will certainly come up to your expectations. All the staff will work to achieve all our goals. Thank you, sir. Now we will close the session. जो डीलर लोग नहीं देखे वो वीडियो कंफ्यूजन होगा तो वीडियो देख लीजिएगा. Let us work nicely in the office. That is our purpose. Thank you. Thank you, sir.